हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम टेक्स्ट करवा रहे हैं आपको। आपका थर्ड चैप्टर है शॉर्ट स्टोरी का पेस्ट। शॉर्ट स्टोरी का नाम है और टाइटल आपका पेस्ट है, जिसके ऑथर हैं हेनरी जेम्स। इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और पहले इसकी टेक्स्ट देख लेते हैं एक बार कि किस तरह की इसकी स्टोरी है, क्या कैरेक्टर्स हैं और किस तरह का प्लॉट है जो हमारा आगे चलता है, क्योंकि उसी पर बेस्ड फिर हमारे क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ पर 3 कैरेक्टर्स हैं हमारे जो इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले जैसे कि हमारे फर्स्ट वन जो कैरेक्टर हैं वो ऑर्थर हैं, ऑर्थर प्राइम। सेकंड हमारी शार्लोट है और थर्ड वन है मिसिस गाई। पूरा प्लॉट इन्हीं 3 कैरेक्टर्स पर बेस्ड है। और यहाँ पर क्योंकि टाइटल हमारा पेस्ट है तो किससे रिलेटेड यहाँ पर स्टोरी है, नेकलेस से रिलेटेड स्टोरी है। एक दूसरी शॉर्ट स्टोरी भी थी गाई डी माउ पेशेंट की, जिसका टाइटल था नेकलेस, और उस नेकलेस से बिल्कुल अपोजिट स्टोरी है। उसमें नेकलेस क्या था कि उसको जो हमारे वहाँ पर मेन कैरेक्टर्स थे वो उसको रियल मानकर चल रहे थे कि वो काफ़ी कॉस्टली नेकलेस है, ओरिजिनल है, और उसको उन्होंने सोचा था कि वो असली है। अब यहाँ लेकिन वो बाद में क्या निकलता है, आर्टिफिशियल निकलता था, अनरियल निकलता था। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल उसके अपोजिट स्टोरी है। यहाँ पर जो हमारे कैरेक्टर्स हैं वो मानकर चल रहे थे कि वो नकली है नेकलेस, लेकिन वो लास्ट में निकलता है असली, मीन्स वो रियल निकलता है, और जिसे शुरू में आर्टिफिशियल माना जा रहा था। तो सेम दोनों जो स्टोरी है उसका टाइटल द नेकलेस था, इसका टाइटल पेस्ट है। दोनों दोनों की जो स्टोरी है दोनों ही बेस्ड है नेकलेस के ऊपर। अब यहाँ पर हमारी जो स्टार्टिंग होती है स्टोरी की, इसे देखते हैं एक बार। आई हैव फाउंड अ लॉट मोर थिंग्स हर कजिन सेड टू हर द डे आफ्टर द सेकेंड फ्यूनरल। अब फ्यूनरल है और फ्यूनरल का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि सेकेंड डे है फ्यूनरल का, द डे आफ्टर द सेकेंड। और डे आफ्टर से मतलब क्या हुआ कि सेकेंड फ्यूनरल हो चुका है, 2 दिन हो चुके हैं। यहाँ पर किसी की देखिए डेथ हो चुकी है, और ये कौन सा दिन है जिस दिन कहा जा रहा है इट इज़ द थर्ड डे, क्योंकि आया है द डे आफ्टर द सेकेंड फ्यूनरल। तो फ्यूनरल के थर्ड डे पर हर कजिन सैड, उनके कजिन ने क्या कहा, आई हैव फाउंड अ लॉट मोर थिंग्स, काफ़ी सारी चीज़ें मिली हैं मुझे, दे आर अप इन हर रूम, और वो ऊपर उसके रूम में रखी हुई हैं, बट दे आर थिंग्स आई विश यू वुड लुक एट, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको तुम देखो। तो मैं चाहता हूँ कि तुम्हें भी उनके बारे में पता चले, तो तुम भी उनको एक बार देख लो। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे मिली हैं, और वो कहाँ हैं, वो ऊपर रूम में रखी हैं, उसके रूम में रखी हैं, इन हर रूम। अब ये यहाँ पर हर कौन है, तो देखिए जो कजिन है यहाँ पर, हर कजिन, ये हमारे फर्स्ट कैरेक्टर हैं, ऑर्थर हैं, और हर ये यहाँ पर शार्लोट है। तो शार्लोट के कजिन हैं ऑर्थर, और ऑर्थर शार्लोट से अपनी कजिन से कहते हैं इस बात को, हर रूम, और किसके रूम में रखी हुई है, तो उनकी स्टेप मदर की डेथ हो चुकी है। ऑर्थर की स्टेप मदर हैं और उनकी डेथ हो चुकी है। उनकी डेथ का ही आज ये थर्ड डे है, और जिसमें उनके जो स्टेप सन हैं, क्योंकि वो उनकी स्टेप मदर रही थी, तो उनके स्टेप सन हैं ऑर्थर, और उनकी कज़न हैं शार्लोट। मीन्स ये जो ऑर्थर की स्टेप मदर हैं जिनकी डेथ हो चुकी है, ये शार्लोट की आंट थी। और ऑर्थर शार्लोट को बताते हैं कि ऊपर उनकी स्टेप मदर के रूम में कुछ चीज़ें उनको मिली हैं, और वो चाहते हैं कि वो भी उनको जाकर देख ले। तो यहाँ पर 2 कैरेक्टर्स की एंट्री है सिर्फ अभी, लेकिन ज़्यादा डिटेल में अभी स्टार्ट हुई है स्टोरी, ज़्यादा डिटेल में अभी यहाँ पर उनके नाम नहीं बताए गए हैं। द पेयर ऑफ मॉर्नर्स, क्योंकि कौन सा डे होता है, थर्ड डे होता है, और फ्यूनरल का टाइम है। द पेयर ऑफ मॉर्नर्स, जो भी मॉर्नर्स होते हैं, जो भी वहाँ पर अपनी
सिंपैथी को शो कर रही हैं, मीन्स रोने वाले होते हैं, दुख मनाने वाले होते हैं, तो वो सब किस में है, पेयर में है। सफिशिएंटली स्ट्रिकन, और वो भी देखिए थर्ड डे है तो कितना ही कोई रोएगा। सफिशिएंटली स्ट्रिकन, पूरी तरह से वो सब क्या हैं, दुखी हैं, या अच्छी तरीके से वो अपना दुख एक्सप्रेस कर चुके हैं क्योंकि ये थर्ड डे है। वर इन द गार्डन ऑफ द विकेरेज टुगेदर, और ये सब जो भी मॉर्नर्स थे ये सब कहाँ पर इकट्ठा हो चुके थे, गार्डन में। किसका गार्डन था ये, विकेरेज का। तो विकार यहाँ पर कौन है, उनके फादर हैं, जो ऑर्थर हैं उनके फादर का नाम विकार है, और विकार का जो गार्डन है दैट इज विकरेज गार्डन में वो सब इकट्ठे हुए हैं। जब भी किसी की डेथ हो जाती है तो हमें एक काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड स्पेस की ज़रूरत होती है, और वहाँ पर क्या हुआ, जितने भी मोर्नर्स हैं उन सबको कहाँ पर बिठाया गया है, विकरेज के गार्डन में। बिफोर लंच ऑन, और अभी किसकी तैयारी चल रही है, लंच का टाइम है, लंच की तैयारियां हो रही हैं, मीन्स लंच से पहले। वेटिंग टू बी समन्ड, समन्ड कहते हैं किसी को बुलाना, किसी के लिए नोटिस भेजना या किसी को बुलावा भेजना। और जितने भी मॉर्नर्स हैं जो विकरेज गार्डन में वेट कर रही हैं, क्योंकि लंच से पहले वो किसका वेट कर रही हैं, वो सफिशिएंटली स्ट्रिकन, पूरी तरह से वो रो चुकी हैं, दुख मना चुकी हैं, तो वो किस चीज़ का वेट कर रही हैं कि कब उनको मील के लिए बुलाया जाएगा। मीन्स जैसे कहते हैं ना कि लंच लग चुका है, लंच तैयार है, या आप सब लंच ले लीजिए, तो वो सब वेट कर रही हैं वहाँ गार्डन में बैठकर कि जैसे ही मील के लिए उनके पास कोई समन भेजा जाएगा तो वो तुरंत चले जाएंगे और खाना खा लेंगे। एंड ऑर्थर प्राइम हैड स्टिल इन हिज फेस द इंटेंशन, और ऑर्थर प्राइम जो उनके कजिन हैं, ये वही ऑर्थर प्राइम हैं जिन्होंने कहा था आई हैव फाउंड अ लॉट मोर थिंग्स। तो यहाँ पर जो नैरेटर हैं वो हमारी कौन है, हिज कजिन, उनकी कजिन है ऑर्थर प्राइम की, वो नैरेटर हैं, वही यहाँ प्रोटेगोनिस्ट हैं, वही पूरी स्टोरी को नैरेट कर रही हैं, मेन कैरेक्टर वही है हमारी यहाँ पर। और ऑर्थर प्राइम उनकी भी, उनका जो फेस था, उनकी फेस की इंटेंशन से पता चल रहा है कि उनकी भी ऐसी ही कोई इंटेंशन है। मीन्स अब यहाँ पर देखिए अगर इसका मीनिंग ले, एंड ऑर्थर प्राइम हैड स्टिल इन हिज फेस द इंटेंशन, उनके फेस पर किस तरह के इंटेंशन है, किस तरह का थॉट है, कैसी फीलिंग्स हैं, वो पूरी तरह से क्या है, अनक्लियर है यहाँ पर। बस इतना पता है कि हाँ कोई इंटेंशन तो है उनके फेस पर, जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो कोई इंटेंशन को तो रिप्रेजेंट कर रहा है। शी वॉज मूव्ड टू कॉल इट रादर देन दी एक्सप्रेशन, और जो उनके फेस पर इंटेंशन है वो उसे क्या, एक्सप्रेशन तो वो नहीं कह सकती क्योंकि वो क्लियर नहीं है, और फीलिंग समथिंग ओ अदर, कि किस तरह की फीलिंग है, किस तरह का एक्सप्रेशन है जो उनके फेस पर रिफ्लेक्ट होता है, लेकिन कोई इंटेंशन है, कुछ तो ऐसा है जो उनके अंदर चल रहा है, उनके मन में चल रहा है। उनका फेस उनकी उस इंटेंशन को क्या कर रहा है, प्रेजेंट कर रहा है। ये कैरेक्टर आ रहा है यहाँ पर ऑर्थर प्राइम का। सम सच अपीयरेंस वॉज इन इट सेल्फ ऑफ कोर्स नेचुरल विद इन अ वीक ऑफ इट्स स्टेप मदर्स डेथ, ऑफ हिज स्टेप मदर्स डेथ। और इस तरह के जो फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं या फीलिंग्स या इंटेंशन होती हैं, ये क्या है, इस तरह की जो अपीयरेंस है जो जिसे कवर किया हुआ है ऑर्थर प्राइम ने अपने फेस को, इस फीलिंग के साथ कवर किया हुआ है, ये पूरी तरह से क्या है, इट इज़ नेचुरल, क्योंकि इस तरह की इंटेंशन फेस पर आना नेचुरल है। और क्यों नेचुरल है, विद इन अ वीक ऑफ हिज स्टेप मदर्स डेथ, विद इन 3 ऑफ हिज फादर्स, क्योंकि उसकी अभी 3 वीक पहले डेथ हुई थी फादर की, एंड आफ्टर ओनली 3 वीक डेथ हो जाती है किसकी, स्टेप मदर की। तो देखिए 3 वीक्स ही हुए थे, कह सकते हैं कि जब ऑर्थर प्राइम के फादर की डेथ हो जाती है और फिर उनकी स्टेप मदर की भी डेथ हो जाती है। अब स्टेप मदर का मतलब क्या हुआ कि ऑर्थर प्राइम के फादर ने दूसरी शादी की, सेकंड मैरिज उन्होंने की, और जो ऑर्थर प्राइम है वो सन है विकार के फर्स्ट वाइफ के। तो ये जिनसे उन्होंने सेकंड मैरिज की, ऑर्थर प्राइम की कौन है, स्टेप मदर हैं। लेकिन 3 वीक के बाद उनकी स्टेप मदर की भी डेथ हो जाती है। तो अब ऑर्थर प्राइम क्या है, जस्ट लाइक एन ऑर्फिन, क्योंकि वो फादर लेस हैं और मदर लेस हैं। और
यहाँ पर शार्लोट कहती हैं उनकी कज़िन की इस तरह की जब इंटेंशन फेस पर होती है 3 वीक्स के अंदर फादर मदर दोनों एक्सपायर हो जाते हैं, तो ये नेचुरल है क्योंकि उसमें ना तो फीलिंग्स है ना ही किसी तरह का कोई एक्सप्रेशन रिफ्लेक्ट हो रहा है, बस वो शायद अंदर ही अंदर कुछ सोच रही हैं। बट वॉट वॉज मोस्ट प्रेजेंट टू द गर्ल हर सेल्फ सेंसिटिव एंड श्रूड। अब यहाँ गर्ल वो अपने बारे में बात कर रही है, जो सबसे ज़्यादा प्रेजेंटेबल था उस गर्ल के लिए, जो खुद क्या है, काफ़ी सेंसिटिव है और काफ़ी इंटेलेक्चुअल है। श्रूड कि अपने बारे में वो कह रही हैं कि मेरे जैसी एक लड़की के लिए व्हाट वाज मोस्ट प्रेजेंट टू द गर्ल, जो सेंसिटिव भी है इंटेलिजेंट भी है, मैं इसमें चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ लेती हूँ, वॉज दैट ही seemed somehow to brood without sorrow। तो मेरे लिए डिफ़िकल्ट नहीं था उसकी उस इंटेंशन को, उसकी फीलिंग्स को रिकॉग्नाइज करना, समझ लेना, क्योंकि मैं काफ़ी सेंसिटिव हूँ तो मैं समझ लेती हूँ सामने वाले की फीलिंग्स, और मैं इंटेलिजेंट भी हूँ तो मैं ये भी समझ लेती हूँ कि उसके फेशियल एक्सप्रेशंस क्या क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं, क्या वो शो कर रही हैं, तो उसकी किस तरह की इंटेंशन उसके फेस पर रिफ्लेक्ट हो रही थी। और यहाँ पर शार्लोट ने ऑर्थर प्राइम का पूरा कैरेक्टर प्रेजेंट किया है इन 2 वर्ड्स के थ्रू, सम हाउ टू ब्रूड। ओके, वो क्या लग रहा था, थॉटफुल लग रहा है, काफ़ी अपने ख्यालों में खोया हुआ है, काफ़ी डीपली काफ़ी सीरियसली वो सोच रहा है। और यहाँ पर जैसे उन्होंने लिखा था कि ही हैड स्टिल इन हिज फेस द इंटेंशन, उसके फेस से पता चल रहा है कि कोई इंटेंशन है, कोई इरादा है, कुछ तो उसके अंदर चल रहा है, वो काफ़ी थॉटफुल है लेकिन सोरोफुल नहीं है। मीन्स कहीं दूर दूर तक भी फीलिंग्स तो नज़र नहीं आ रही कि उसकी स्टेप मदर की डेथ हो चुकी है तो वो दुखी है, वो सैड है, या वो यहाँ पर फ्रस्ट्रेट या किसी तरह से डिजेक्टेड लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है कि वो अकेला पड़ चुका है। लेकिन हाँ, इतना था कि वो थॉटफुल लग रहा था, तो वो सोच रहा था लेकिन बिना किसी दुख के सोच रहा था। टू सफ़र विदाउट वोट शी, और वो क्या सफ़र कर रहा था बिना, दैट इज़ विदाउट वोट शी इन हर ओन केस। अगर वो उसकी जगह होती, अगर उसका अपना केस होता तो वो भी सफ़र करती, वुड हैव कोल्ड पेन, और उस सफरिंग को वो क्या कहकर बुलाती, पेन। लेकिन ऐसा किसके केस में नहीं था, ऑर्थर प्राइम के केस में हम नहीं कह सकते कि वहाँ कोई देयर वॉज पेन, देयर वॉज सोरो और देयर वॉज एनी काइंड ऑफ सैडनेस, कि वो दुखी था। He turned away from her after this last speech। और ऑर्थर प्राइम ने जैसे ही अपनी कज़न शार्लोट को क्या कहा, ये लास्ट स्पीच है उनकी, आई हैव फाउंड अ लॉट मोर थिंग्स, कि मुझे कुछ चीज़ें मिली हैं, बस ये उन्होंने अपनी सिस्टर से, अपनी कज़न से कहा, और वो ऊपर रूम में है, मैं चाहता हूँ कि एक बार तुम उनको देख लो। बस उसने इतना कहा, उसके आगे उसने ना तो कुछ एक्सप्लेन किया ना ही कुछ एक्सपेक्ट किया, और कि वो उसे क्या आंसर देगी या वो कैसे रिएक्ट करेगी। और उसने क्या किया फिर, ऑर्थर प्राइम ने ही टर्न्ड अवे फ्रॉम हर, और तुरंत वो उससे, मीन्स उन्होंने टर्न कर लिया, और कहते हैं कि मीन्स अगर कहीं तो अपना फेस टर्न कर लिया या दूसरी साइड में वो मुड़ जाते हैं, मीन्स उन्होंने उनके आंसर की, उनके रिएक्शन की कोई भी केयर नहीं की, बस इतना उन्होंने बोला, एंड देन ही गोज टू साइलेंस। Last speech, it was a good deal his habit to drop an observation and leave her to pick it up without assistance। और ये उनकी हैबिट रही है, ये शुरू से ही उनकी आदत रही है उनके कज़िन की, कि वो क्या करते थे, वो कुछ भी ऑब्जर्व इस तरह से नहीं करते थे, वो अपनी कोई बात कहते थे और फिर सामने वाले पर छोड़ देते थे कि वो उस बात को वो कैसे समझता है, कैसे लेता है, कितना उसे समझ रहा है या नहीं समझ रहा है, वो आगे कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करते थे, और सब कुछ किस पर छोड़ देते थे, सामने वाले पर छोड़ देते थे। मीन्स वो एक्सप्लेन करना बिल्कुल भी उनको पसंद नहीं था, और ये उनकी आदत थी कि कोई भी स्टेटमेंट वो कहते थे तो वो उसे एक्सप्लेन नहीं करते थे, सामने वाले पर छोड़ देते थे कि वो उसे किस तरह से ऑब्जर्व करता है। इफ़ द विकारस विडो, अब ये विकार उनके जो फादर थे, जो यहाँ पे विकारेज का गार्डन था, विकार कौन है, विकार एक प्रीस्ट होते हैं, जो चर्च के प्रीस्ट होते हैं जिन्हें पादरी बोलते हैं। और यहाँ पर विकार्स विडो कौन है, तो ये जो विडो हैं, विकार उनके फादर थे और उनकी विडो ये थी उनकी स्टेप मदर जिनकी डेथ हो चुकी है। और अब वो जब विकार की डेथ हो चुकी थी तो वो उनकी विडो थी, उनकी स्टेप मदर,
इफ द विकास विडो नाउ इन हर टर्न फाइनली ट्रांसलेटेड, पूरी तरह से वो क्या हो चुकी थी, एज अ विडो चेंज हो चुकी थी। और अब तो वो पूरी तरह से ही यहाँ पर, क्योंकि वो डेड हैं, हैड नॉट रियली बिलोंग्ड टू हिम, इट वॉज नॉट फॉर वॉन्ट ऑफ हर गिविंग हर सेल्फ। और यहाँ पर विकार की जो विडो थी, जब उनके फादर की डेथ हुई थी, किसके फादर की, ऑर्थर प्राइम के फादर थे विकार, जो प्रीस्ट थे, जब उनकी डेथ हुई थी तो उनकी विडो थी, वो उनकी स्टेप मदर। और ऐसा नहीं था कि वो पसंद नहीं करती थी या वो केयर नहीं करती थी किसकी, अपने स्टेपसन ऑर्थर प्राइम की, उन पर ध्यान नहीं देती थी या वो उनको अपना नहीं मानती थी, बिलोंग टू हिम, इट वॉज नॉट फॉर वॉन्ट ऑफ हर गिविंग हर सेल्फ। ऐसा नहीं था कि वो खुद उनको अपने आप से उससे दूर रखती थी या उनको अटेंशन पे नहीं करती थी। तो ऐसा मीन्स इन ब्रीफ कि ये उनकी स्टेप मदर नहीं थी जो उनको इग्नोर करती थी, डिस्कार्ड करती थी या उनको सीरियसली नहीं लेती थी, बल्कि ये किसका बिहेवियर था, ऑर्थर प्राइम का। ऑर्थर प्राइम सो फार एज ही एवर वुड टेक हर एंड शी हैड लेन, लेकिन ये किसका बिहेवियर था, ऑर्थर प्राइम ने ही कभी उनको सीरियसली नहीं लिया। मीन्स दोनों ही तरफ से, ये नहीं कह सकते कि स्टेप मदर ने कभी आगे हाथ नहीं बढ़ाया या कभी भी कोशिश नहीं की उनका मन जीतने की, किसका, आर्थर प्राइम का। आर्थर प्राइम ने ही उनसे एक डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ था और वो खुद ही आगे नहीं आते थे। उनका जो उनकी स्टेप मदर थी उनकी अटेंशन गेन करने के लिए, मीन्स वो उनकी तरफ से हमेशा कह सकते हैं कि क्या रहे, न्यूट्रल रहे, जिसके बारे में यहाँ पर हमें शार्लोट बता रही हैं कि ये शुरू से ही उनकी आदत थी। सो फार एज ही एवर वुड टेक हर एंड शी हैड लेन फॉर 3 days ऑल अलोन, और वो किस में बैठी रही, 3 दिन के लिए एक रूम के अंदर। जैसे किसी की डेथ हो जाती है तो 3-4 days के लिए, कुछ टाइम के लिए क्या करते हैं, पूरी तरह से एक रूम में रहते हैं। और जो भी मोर्नर्स होते हैं, मिलने वाले होते हैं, वेल विशर्स होते हैं, दुख या शोक मनाने वाले होते हैं, वो 1 by 1 आते रहते हैं और वो उसी पार्टिकुलर प्लेस पर जहाँ पर वो बैठी रहती हैं वहाँ पर आते हैं, मिलते हैं। 3 days ऑल अलोन, पूरी तरह से 3 दिन के लिए अकेली बैठी रही, एट द एंड ऑफ द पैसेज इन द ग्रेट कोल्ड चैम्बर, और किस तरह के चैम्बर में, जो एक रूम था और वो उस रूम में काफ़ी सर्दी होती थी, लेकिन वहाँ आकर वो बैठ जाती थी उस रूम में। 3 दिन के लिए वो बैठी रही और वो रूम क्या था, ऑफ हॉस्पिटैलिटी, क्योंकि उसी रूम में, वो ठंडा रूम था, काफ़ी सर्दी थी वहाँ पर, लेकिन उस रूम में क्या होता था, जो भी मोर्नर्स होते थे वो वहीं मिलने के लिए आते थे, उनका वो वहीं वेलकम करती थी या वहीं उनसे मिला करती थी, क्योंकि जो भी आएगा वो उनसे वहीं मिलने के लिए आता था। सो द डैम्पिश, और किस तरह का रूम था ये चैम्बर किस तरह का था, इट वॉज कोल्ड थी, देयर वॉज कोल्ड, और डैम्पिश था काफ़ी, डैम्पिश से मतलब कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नमी थी। ग्रीनिश रूम, हरा था क्योंकि नमी थी वहाँ पर, तो एक तरह से ग्रीनिश कलर का ये हो चुका था रूम। हरा था, तो हरा तब होता है कि जब ज़्यादा नमी होती है तो एक तरह से हरा दिखाई देता था, ये अंदर से कुछ कलर में ये ग्रीन कलर का लगता था। वेयर विजिटर्स स्लेप्ट एंड वेयर सेवरल ऑफ द लेडीज ऑफ द पैरिश हेड, और इसी रूम में कुछ विजिटर्स आते थे, वो वहाँ पर सो भी जाते थे, कुछ और लेडीज़ वहाँ पर काफ़ी आती थी पैरिश की वहाँ पर, और विदाउट इफेक्ट ऑफर इन पेयर्स एंड सक्सेशंस पाइसली टू वॉच विद हर। और जब वो लेडीज़, क्योंकि वो वहाँ पर क्या करने के लिए आती थी, अपने सैडनेस को एक्सप्रेस करने के लिए आती थी, जो एक फॉर्मेलिटी होती है, और जो भी विजिटर्स वहाँ पर रुकते थे उस पैरिश में, उस एरिया में, और उनसे वो 1 by 1 आकर उनके पास बैठा करती थी, विदाउट इफ़ेक्ट, बिना उनसे क्या हुए, इफ़ेक्टेड हुए, बस उनको देखती रहती थी और कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कौन आ रहा है कौन जा रहा है, बिना किसी से इफ़ेक्टेड हुए, इन्फ्लुएंस्ड हुए। जैसे कि होता है कि आप बिल्कुल साइलेंटली बैठे हैं, कोई भी आ रहा है जा रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऑफर्ड इन पेयर्स, और क्या करती थी कि अब उनसे उनका रिलेशन, पाइसली टू वॉच विद हर, बस उनको क्या किया करती थी, उनको पाइसली देखा करती थी। किसको देखा करती थी, जो भी वहाँ पर विजिटर्स आते थे उस रूम के अंदर।
His personal connection with the parish was now slighter than ever. और उसका कनेक्शन, हिज से मतलब है यहाँ पर जो ऑर्थर प्राइम है, उनका कोई भी पर्सनल कनेक्शन अब यहाँ पर पैरिश के साथ नहीं रह गया था, और जो भी थोड़ा बहुत था वो क्या होता जा रहा था, स्लाइटर, और भी कम हो गया था, पहले से कहीं ज़्यादा कम हो गया था. एंड ही हैड रियली नॉट वेटेड फॉर दिस अपॉर्चुनिटी. लेकिन अब उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली. उनकी स्टेप मदर की डेथ हो गई है, अब विजिटर्स आ रही हैं, मोर्नर्स आ रही हैं, और वो वहाँ पर सो रही हैं, बैठ रही हैं, या मीन्स एक सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस टाइम. अगर ऑर्थर प्राइम चाहें तो पहले वो बात नहीं कर पाए, उनसे एक अच्छा रिलेशन मेंटेन नहीं कर पाए. अगर वो चाहें तो उनके मन में अब जो भी कुछ है वो कह सकते हैं, बात कर सकते हैं. लेकिन ऑर्थर प्राइम ने कोई भी किसी भी तरह का फ़ायदा नहीं लिया, एडवांटेज नहीं लिया, या वेट नहीं किया किसका, इस अपॉर्चुनिटी का, टू शो द लेडीज़ वॉट ही थॉट ऑफ दैम. कि जो भी पैरिश की उस एरिया की लेडीज़ थी, अगर वो आ रही थी तो ऑर्थर प्राइम ने उनसे बात करना या इस अपॉर्चुनिटी को क्या करना, इससे फ़ायदा उठाना, उसने कोई कोशिश नहीं की कि उनसे वो अच्छा रिलेशन मेंटेन करे और उनको बताए, उनको दिखाए कि वो उनके बारे में क्या सोचता है. शी फेल्ट दैट शी herself had during her doleful months leave from Bleat. अब यहाँ पता चल रहा है कि शार्लोट क्या कहती है कि वो खुद भी, उसने कोई कोशिश नहीं की उन लेडीज़ से ज़्यादा बातें करने की जो वहाँ पर एज अ मॉर्नर या विजिटर्स की तरह आ रही थी जब उनकी आंट की डेथ होती है, और वो भी वहाँ पर नहीं रहती थी. तो हमारी शार्लोट जो प्रोटेगोनिस्ट है, ये कहाँ से आई थी, ये कहाँ रहती थी, पेरिश में नहीं रहती थी, मीन्स उस एरिया में नहीं रहती थी, ये आई थी ब्लीट से. तो ये ब्लीट में वर्क करती हैं और डॉलफुल मंथ्स लीव, और यहाँ पर आई थी ड्यूरिंग अपनी हॉलीडेज़. उन्होंने कितने दिन की ली थी, 1 मंथ की उन्होंने छुट्टियाँ ली थी. ब्लीट से वो यहाँ पर आई थी, और ब्लीट में वो क्या थी, वेयर शी वॉज गवर्नेस. और ब्लीट में वो एक गवर्नेस का काम करती थी. गवर्नेस उसे कहते हैं कि जो चिल्ड्रन को लुक आफ्टर करता है, उनकी केयर करता है. तो बच्चों को वो वहाँ पर उनकी देखभाल किया करती थी ब्लीट में, ये उनका प्रोफेशन था गवर्नेस का. रादर टेकन हर प्लेस इन द सेम स्नब्ड ऑर्डर. तो उसका वो कह सकते हैं कि वो खुद इस तरह से इग्नोर्ड थी, वो खुद इग्नोर किया करती थी, और उसका भी कोई इंटरेस्ट नहीं था उन विजिटर्स में, किसकी तरह, ऑर्थर प्राइम की तरह. बट इट वॉज प्रेजेंटली नन द लेस विद अ बेटर लिटिल होप ऑफ कमिंग इन फॉर सम रिमेम्बरेंस. अब वो ब्लीड से वहाँ पर आई थी, तो लेकिन कहीं ना कहीं उसे एक उम्मीद थी, उसे ये था कि एक होप थी उसके मन में कि शायद कुछ रिमेम्बरेंस, शायद कुछ यादें उसे मिल जाएं, सम रेलिक. और रेलिक काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है. रेलिक उसे कहते हैं जो बिलोंगिंग्स होती हैं, किसकी, एक जो डेड पर्सन होता है उसकी जो चीज़ें रहती हैं, उसकी रिमेम्बरेंस, मेमोरीज़ की तरह रहती हैं, वो रेलिक उनको बोलते हैं. जो भी सामान होता है एक डेड पर्सन का. तो वो इस होप में वहाँ पर थी कि शायद कुछ मेमोरीज़, कुछ रिमेम्बरेंस या कुछ रेलिक, कुछ ऐसा हो जो उनसे रिलेटेड हो. दैट शी वेंट अप टू लुक एट द थिंग्स ही हैड स्पोकन ऑफ. और इसी होप में, लिटिल होप थी कि पता नहीं कुछ ऐसा रेलिक मिलेगा, नहीं मिलेगा, कोई ऐसी यादें या कोई ऐसी किस इस तरह का सामान जो किससे रिलेटेड हो, उनकी आंट से रिलेटेड हो. तो एक लिटिल होप थी उनके मन में. लेकिन फिर भी वो क्या करती हैं, ऊपर जाती हैं, और क्या देखने के लिए जाती हैं, वो सारा सामान जिसके बारे में उनके कज़न ने उनको बताया था कि मुझे कुछ सामान मिला है ऊपर कमरे में है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम उनको एक बार देख लो. तो इसी होप में वो ऊपर जाती हैं. द आइडेंटिटी ऑफ विच, द आइडेंटिटी, और किसकी आइडेंटिटी, जो वो सामान होता है वो पहचान थी, एज अ कन्फ्यूज्ड क्लस्टर ऑफ ब्राइट ऑब्जेक्ट्स. और जो भी वहाँ पर सामान रखा हुआ था वो कैसा था, वो काफ़ी ज़्यादा एक डिसऑर्डर था, पूरा क्लस्टर था, इतना ज़्यादा ढेर लगा हुआ था वहाँ पर, और बिखरा पड़ा था जैसे सामान. मीन्स वो क्योंकि मिक्स्ड था सारा, तो ये नहीं पता कि वो क्या चीज़ें थी, सब कुछ मिक्स्ड था. ब्राइट ऑब्जेक्ट्स, और उनमें कुछ चीज़ें ऐसी थी जो काफ़ी ज़्यादा शाइन कर रही थी, चमक रही थी. ऑन अ टेबल, और किस पर पड़ा था ये कन्फ्यूज्ड क्लस्टर ऑफ ब्राइट ऑब्जेक्ट्स, एक टेबल पर. इन द डार्कन्ड रूम, और जिस रूम में वो टेबल रखी थी वो रूम में ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा डार्कनेस थी, इतना अंधेरा कमरा था. उस अंधेरे कमरे में एक टेबल रखी थी, और टेबल पर ये सारा कन्फ्यूज्ड क्लस्टर था, किसका, ब्राइट ऑब्जेक्ट्स का.
shimmered at her as soon as she had opened the door। और जैसे ही शार्लोट ने, जैसे ही ऑर्थर प्राइम की कजिन ने वो गेट खोला ऊपर जाकर अपनी डेड आंट का, तो फौरन उसमें से जो वो सामान था वो क्या हो रहा था, शिमरिंग कर रहा था, वो झिलमिलाता है जैसे, तो वो शिमर कर रहा था जैसे ही वो गेट को खोलती हैं। मीन्स गेट खोलते ही वो इतना ज़्यादा शिमर कर रहा था सामान कि वो फौरन उनको दिखाई दे जाता है। दे मेट हर आइज। पहली बार शार्लोट ने ये सब चीज़ें देखी थी, फर्स्ट टाइम देखा था। दे मेट हर आइज, दे से मतलब यहाँ पर जो भी वो कन्फ्यूज्ड क्लस्टर था ब्राइट ऑब्जेक्ट्स का टेबल पर पड़ा हुआ था उस डार्क रूम में, तो फर्स्ट टाइम शार्लोट ने ये सब देखा। बट इन अ मोमेंट बिफोर टचिंग दैम, और उनको टच करने से पहले शी न्यू दैम एज थिंग्स ऑफ द थिएटर, वो समझ गई। अभी उसने उनको टच भी नहीं किया था, और टच करने से पहले एक ही मोमेंट में वो ये समझ गई थी कि शी न्यू दैम एज थिंग्स ऑफ द थिएटर, कि ये जो भी चीज़ें यहाँ पर रखी हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर रखे हैं, ये सब थिएट्रिकल है, ये सब किसका सामान है, थिएटर का सामान है। एज वेरी मच टू फाइन टू हैव बीन, और क्योंकि वो इंटेलिजेंट थी और किसी भी तरीके से उसको क्या नहीं लगता था, विद एनी वेरी सिमिलिट्यूड थिंग्स ऑफ द विकेरेज, और किसी भी तरीके से क्या नहीं लगता था शार्लोट को कि ये सारी चीज़ें किसकी हो सकती हैं, ये विकेरेज की हैं, मीन्स उसके अंकल की ये चीज़ें हैं, ये उसके अंकल की चीज़ें नहीं थी, क्योंकि ये सब किसकी थी, थिएटर का सामान था, थिएटर की चीज़ें थी। और उनकी आंट क्या थी, एक एक्ट्रेस रह चुकी थी, थिएटर वो कर चुकी थी। तो डेफिनेटली ये बिल्कुल क्लियर था कि जब जो भी ये सारा सामान था, जो भी ये रेलिक्स थे, ये किसके थे, उनकी डेड आंट के ही थे। दे वर टू ड्रेडफुली गुड टू बी ट्रू, और वो इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव, इतने सुंदर थे कि बिल्कुल रियल लग रहे थे। फॉर हर आंट हैड नो ज्वेल्स टू स्पीक ऑफ, क्योंकि उनकी आंट के पास जितनी भी ज्वेलरी थी वो एटलीस्ट असली तो नहीं हो सकती थी, मीन्स कि वो इस तरह से तो नहीं हो सकती थी जिसके बारे में इस तरह से बात की जाए कि वो ट्रू तो नहीं हो सकती थी। एंड दिस वर कॉरोनेट्स, गर्डल्स, डायमंड्स, रूबीज, सफ़ायर्स, जो भी वहाँ पर उस टेबल पर सामान रखा हुआ था, जो शिमर कर रहा था, इतना ज़्यादा शाइन दे रहा था, इतनी ब्राइटफुल थिंग्स थी, ये सब उनकी आंट की थी, ये विकार का तो नहीं था। क्योंकि इतनी कॉस्टली उनके पास आया कैसे सामान, उसमें जैसे कि कोरोनेट्स, उसमें मुकुट थे, और उसमें जो एक बेल्ट होती है, वेस्ट बेल्ट थी, उसमें डायमंड था, रूबी था, सफ़ायर था, कॉस्टली, ये सब जो भी ट्रेजर होता है, खजाना था पूरा, और ये काफ़ी कॉस्टली होता है, प्रीशियस होता है। देन फ्लेग एंड ग्लास दे लुक्ड स्ट्रेंजली वल्गर, जो भी वहाँ पर फ्लेग्रेंट टिंसल्स रखे थे, मीन्स जिन्हें कहते हैं जो ब्राइट स्टार्स होते हैं, ग्लासेस होते हैं, और काफ़ी ज़्यादा वो वल्गर लग रहे थे वहाँ पर रखे हुए। बट इफ़ आफ्टर द फर्स्ट क्वियर शॉक ऑफ दैम शी फाउंड हर सेल्फ टेकिंग दैम अप, और इतना ज़्यादा वो उनकी तरफ अट्रैक्ट होती है कि उसका खुद मन करता है कि वो इन सबको ले ले। लेकिन उसका ऐसा क्यों मन किया, इट वॉज फॉर द वेरी प्रूफ नेवर येट सो डिस्टिंक्ट टू हर ऑफ अ फार ऑफ फेडेड स्टोरी, और सिर्फ उसका क्यों मन किया उनको लेने के लिए, एक याद के रूप में, रिमेम्बरेंस के रूप में, एक रैलिक के रूप में, वो चाहती थी कि वो सब उसको एक स्टोरी की तरह याद रहे। एन ऑनेस्ट विडोड क्लैरिक विद अ स्मॉल सन, और ये कौन थी, उनकी जो आंट थी वो एक ऑनेस्ट विडो थी, और किसकी थी, दैट इज क्लैरिक विद अ स्मॉल सन एंड अ लार्ज सेंस ऑफ शेक्सपियर हैड। अब यहाँ पर शार्लोट अपनी आंट और अपने अंकल के बारे में बता रही हैं कि अगर वो उस सब सामान के लिए इतना ज़्यादा ओवरहेल्म्ड फील कर रही थी तो वो उनको क्यों लेना चाहती थी, क्योंकि उसके लिए वो रेलिक्स थे, उसके लिए वो उसकी रिमेम्बरेंस थी, यादें थी उसकी आंटी की, और वो आज भी जिंदा हैं, जो भी उनकी मेमोरीज थी वो आज भी उसकी मेमोरी में, उसके माइंड में जिंदा हैं। वो बताती है अपने अंकल के बारे में कि उसके अंकल कैसे थे, दैट सिंस इट implied his having in very fact dropped deep into the pit। उनके अंकल ऐसा लगता था जैसे कि वो किस में गिर चुके हैं, एक गहरे गड्ढे में गिर चुके थे। और क्यों,
ऐसा क्यों, इस तरह से क्यों कहा गया है कि वो एक पिट में, एक जैसे कि गहरे गड्ढे में गिर चुके हों। कंसीव्ड फॉर एन ऑब्सक्योर एक्ट्रेस, क्योंकि उन्होंने किससे शादी की थी, ये एक एक्ट्रेस थी, उनकी आंट ऑब्सक्योर एक्ट्रेस थी। सेवरल ईयर्स ओल्डर देन हिमसेल्फ, उनसे उम्र में भी काफ़ी बड़ी थी। मीन्स उनके अंकल ने क्या किया था कि वो एक प्रीस्ट थे और काफ़ी अच्छी उनकी इमेज थी। एन ऑनेस्ट विडोट क्लैरिक विद अ स्मॉल सन, और एक बेटा भी था उनके पास जो ये ऑर्थर है, ऑर्थर हैं हमारे यहाँ पर, ऑर्थर प्राइम, वो एक प्रीस्ट थे और उनकी वाइफ की डेथ हो चुकी थी, तो वो क्या थे, विडो थे और चर्च में प्रीस्ट थे, ऑनेस्ट थे, एक छोटा बेटा उनके पास था। बिल्कुल ऐसे लगता था एक शेक्सपियर की तरह। और लेकिन उन्होंने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी जो एक मिस्टेक की थी वो क्या की थी, जिसके कारण यहाँ पर लग रहा है शार्लोट को कि उनके अंकल एक गड्ढे में गिरने जैसा है, कि उन्होंने गलत काम किया था। एक ऑब्सक्योर एक्ट्रेस थी जो उनसे उम्र में भी काफ़ी बड़ी थी। एन एडमिरेशन ऑफ विच द प्रॉम्प्ट ऑफर ऑफ हिज रेवरेंट नेम एंड हॉरेटरी हैंड वॉज द सफिशिएंटली कैंडिड साइन। लेकिन उनके अंकल ने क्या किया, उस एक्ट्रेस से शादी कर ली जो उनसे उम्र में काफ़ी बड़ी थी। द prompt offer of its reverent name and hortatory hand was the sufficiently candid sign। लेकिन एडमिरेशन वाली बात ये थी, एक अच्छी बात ये जिसकी हम अपने अंकल की तारीफ करेंगे कि उन्होंने इसके बाद भी, ठीक है, उन्होंने एक काम किया कि वो एक गड्ढे में गिरने जैसा था, मीन्स नीचे की ओर आना था, क्योंकि इससे क्या हुआ था कि उनकी इमेज काफ़ी डाउन हो गई थी जब उन्होंने इस तरह से दूसरी शादी की, वो भी एक अपने से बड़ी उम्र की लड़की से जो एक एक्ट्रेस थी। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने क्या किया कि एक एडमिरेशन वाला क्या काम किया उन्होंने कि उसे पूरा रेवरेंस दिया, उसे अपना नाम दिया, उसे पूरा सम्मान दिया। और सफिशिएंटली कैंडिड साइन, ये इस बात का साइन था कि वो उसको कितना ज़्यादा ऑनर प्रोवाइड करते थे। The response had perhaps in those dim years in the way of eccentricity even bettered the proposal। और उन दिनों में अगर देखा जाए तो उनका ये जो तरीका था, उनका जो एक काम था, ये क्या था, एक्सेंट्रिसिटी वाला था, कि ये कहीं ना कहीं गलत था। और उन दिनों तो उनके लिए काफ़ी अच्छे अच्छे प्रपोजल भी आ सकते थे। जो रिस्पॉन्स था लोगों का, या ये कहे कि उन दिनों अगर वो चाहते तो वो और कहीं अच्छी शादी कर सकते थे। एंड शार्लोट टर्निंग द टेल ओवर, जिसने पूरी स्टोरी को क्या कर दिया, टर्न कर दिया, हैड लॉन्ग सिंस ड्रॉन फ्रॉम इट अ मेजर ऑफ द कैरियर रिनाउंस्ड बाय द अनडिस्टिंगाइज्ड कॉमेडिनो। अब यहाँ पर जो अगर स्टाइल की बात की जाए, हेनरी जेम्स की जो स्टाइल है कि वो इतना ज़्यादा कंफ्यूजिंग बना देते हैं सेंटेंसेस को, और कुछ इस तरह की वो वोकेबलरी यूज़ करते हैं, जो उनका सिलेक्शन है वर्ड्स का वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कंफ्यूजिंग है, क्योंकि इतने लॉन्ग सेंटेंसेस हैं और इस तरह के कुछ वर्ड्स हैं कि जिसे हम ये नहीं कह सकते कि वो सिंपल हैं। सो यहाँ पर शार्लोट क्या कहती हैं कि उनकी जो डेड वाइफ थी उसने पूरी कहानी को पलट दिया था। और ठीक है, पहले उसकी इमेज अच्छी नहीं थी, इसके लिए उनके हस्बैंड विकार को या ऑर्थर के फादर को भी क्रिटिसाइज़ किया गया। लेकिन फिर क्या किया उसने, उनकी जिनसे उन्होंने शादी की, सेकंड मैरिज की, जो एक एक्ट्रेस थी, डाउटलेस ऑल्सो ट्रेजिक और परहैप्स पैंटोमिमिक एट अ पिंच ऑफ हर लेट अंकल्स ड्रीम्स, कि पूरी तरह से उन्होंने अपने आप को चेंज कर लिया। और दिस कैरियर, कौन सा कैरियर, क्योंकि वो एक एक्ट्रेस रही थी, उन्होंने उस कैरियर को पूरी तरह से छोड़ दिया, वापस उधर की तरफ लौट कर नहीं गई जब उनकी शादी हो गई आर्थर के फादर से। और उनका जो वो कैरियर था एक्ट्रेस का, कुडंट हैव बीन एमिनेंट, इतना ज़्यादा उनको एमिनेंट नहीं था, उनको इतना ज़्यादा पॉपुलैरिटी नहीं मिली थी। एंड मच मोर प्रोबेबली हैव बीन कम्फर्टलेस, और कहीं ना कहीं ये उनके लिए इतना अच्छा कंफर्ट वाला भी नहीं था, उनको नेम फेम वो कुछ भी नहीं दिलवा पाया था। तो उनकी आंट ने क्या किया था, अपने आप को पूरी तरह से रिनाउंस कर लिया था, उन्होंने रिनाउंस कर दिया था अपने आप को पूरी तरह से, अपने उस कैरियर से, अपने पास्ट से उन्होंने अलग कर लिया था। तो अब उनका उस कैरियर में कोई इंटरेस्ट नहीं था।
यू सी वॉट इट इज़ ओल्ड स्टफ ऑफ द टाइम शी नेवर लाइक्ड टू मैंशन। यू सी वॉट इट इज़, क्या तुम जानती हो, देखो ये क्या है। ओके ये कोई ओल्ड स्टफ, ये उस जमाने का, उस टाइम का कोई हो सकता है, कोई पुरानी चीज़ हो। शी नेवर, उसने जिसके बारे में कभी कोई जिक्र ही नहीं किया, तो ये कोई पुरानी चीज़ हो सकती है क्योंकि उसके बारे में उसकी स्टेप मदर ने या शार्लोट की आंट ने कभी किसी तरह का कोई जिक्र नहीं किया था। अब उनकी डेथ के बाद जब रूम खोला जा रहा है और जो ट्रंक हैं, बॉक्सेस हैं, उन्हें खोला जा रहा है, तो इस तरह की चीज़ें वहाँ पर दिखाई देती हैं जिनके बारे में उसकी आंटी ने भी कभी किसी तरह का कोई मेंशन नहीं किया था। अवर यंग अवर यंग वुमन गेव अ स्टार्ट, और हमारी जो शार्लोट होती हैं, अब जैसे वो देखती हैं हर कंपेनियन हेड कि वहाँ पर ऑर्थर प्राइम आ जाते हैं और वो कहते हैं कि कभी भी इस बारे में उसने कोई जिक्र नहीं किया कि उसके पास इस तरह की कोई चीज़ें थी। Rejoined her and had apparently watched a moment her slightly scared recognition, और शार्लोट भी उन सब चीज़ों को देख रही थी और वो कहती है सो आई सेड टू माई सेल्फ, हाँ मैं भी खुद से यही कह रही हूँ कि ये कितनी ज़्यादा ओल्ड स्टफ़ है, कितने पुराना सामान है और इसके बारे में उन्होंने कभी भी कोई ऐसा जिक्र नहीं किया था। देन टू शो इंटेलिजेंस, और फिर वो जवाब देती है अपने आप को और ज़्यादा इंटेलिजेंट शो करने के लिए, यू कीप क्लियर ऑफ ट्वेडल हाउ पेक्यूलर दे लुक, और ये दिखाने के लिए कि उसको भी नॉलेज है, वो भी सब जानती है, वो स्टूपिड नहीं है। वो क्या कहती है, हाउ पेक्यूलर दे लुक, कि ये जो जो भी ओल्ड स्टफ़ है, ये इतना पुराना सामान है, ज्वेलरी है, लेकिन ये कितने ज़्यादा पेक्यूलर है, कितने अजीब दिखाई दे रही हैं। दे लुक आउटफुल, ऑर्थर प्राइम कहते हैं कि पेक्यूलर नहीं है, बड़े आउटफुल हैं, मीन्स ये कितने भयानक लग रही हैं। चीप गिल्ट, ये सब पूरी तरह से चीप ज्वेलरी है, डायमंड्स एज बिग एज पटेटोज़, और इतने बड़े बड़े डायमंड कौन लगवाता है, आई मीन इतने बड़े डायमंड अच्छे भी नहीं लगते हैं, बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे कि पटेटो लग रही हों। दीज आर ट्रैपिंग्स ऑफ अ रूडर एज देन आर्स, और पहले क्या होता था, पहले की एज में इस तरह की ज्वेलरीज को पहना करते थे, और जबकि हमारी एज में ये सब क्या है, ट्रैपिंग्स होती थी पहले की एज में, जिनसे ट्रैप कर लिया करते थे। लेकिन आजकल इस तरह की ज्वेलरी कोई भी पसंद नहीं करता, मीन्स ये हमारी एज की ज्वेलरी तो नहीं है। एक्टर्स डू दैम सेल्व्स बेटर नाउ, और आजकल के जो एक्टर्स हैं वो अपने आप को इनसे कहीं ज़्यादा, उनकी बेटर चॉइस है, उनका बेटर सिलेक्शन है, इनसे कहीं अच्छी वो ज्वेलरी लेना या पहनना या परचेज़ करना पसंद करते हैं। और ये जो भी ज्वेलरी है ये क्या है, सब ओल्ड है, पुरानी है, ये आज के टाइम की नहीं है, मीन्स ये सब क्या हो चुकी है, उनके लिए बेकार है, क्योंकि ये किसी भी काम की नहीं है और इसे कोई भी पहनना पसंद नहीं करेगा। सो ऑर्थर शार्लोट से कहते हैं कि आजकल के एक्टर इस तरह की एक्सेसरीज या ज्वेलरी पसंद नहीं करते। ओ नाउ सेड शार्लोट, नॉट टू बी लेस नोइंग, एक्ट्रेसेस हैव रियल डायमंड्स, हाँ लेकिन फिर भी जो एक्ट्रेस होती हैं वो कभी भी आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनती नहीं हैं, और वो जो भी डायमंड पहनती है वो हमेशा रियल ही होते हैं। सम ऑफ देम, आर्थर स्पोक ड्रीली, वो काफ़ी रूडली बोलते हैं कि हाँ लेकिन सभी डायमंड्स रियल नहीं होते, कुछ ही डायमंड्स होते हैं उनमें जो वो रियल यूज़ करती हैं। आई मीन द बैड वंस, द नबडीज टू। अब यहाँ पर शार्लोट समझ जाती हैं कि उनको ये सब चीज़ें कुछ अच्छी नहीं लग रही हैं, तो वो कहती हैं कि नहीं नहीं, मेरा मेरा मतलब है कि जो बेकार होते हैं, सबसे बेकार भी होते हैं ना, तो वो भी रियल ही होते हैं। ओ सम ऑफ द नबडीज, और उनको कौन पहनते हैं, जो कोई नहीं पहनते, नबडीज भी अगर जो बेकार वाले होते हैं उनकी भी मैं अगर बात करूँ तो वो भी रियलिस्टिक होते हैं। सम ऑफ द नबडीज हैव द बिगेस्ट, और जो बिल्कुल नए नए होते हैं, नए आर्टिस्ट होते हैं, नए एक्टर होते हैं, वो थोड़ा सा हो सकता है कि अनरियल पहने। हैव द बिगेस्ट, बट ममा वॉज नॉट ऑफ दैट सॉर्ट, लेकिन ममा इस तरह की नहीं थी, अपनी मदर के बारे में जो अब नहीं है उनके बारे में कह रही हैं कि वो इस तरह की नहीं थी, मीन्स कि वो इस तरह की चीज़ें क्यों पहनेंगी, राइट। अब यहाँ पर शार्लोट थोड़ा सा रिस्क लेती हैं। आ नबडी, नॉट अ नबडी टू होम सम बड़ी,
मेरा मतलब यही है कि जो नबड़ी होता है वो समबड़ी होता है। तो यहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रहा है कि हेनरी जेम्स क्या कहना चाहते हैं, किस तरह की उनके बीच कोई कन्वर्सेशन चल रही है। क्योंकि क्योंकि जो नबड़ी होते हैं वो भी अच्छा पहनते हैं, जो एक्टर या एक्ट्रेस होते हैं। जो यहाँ पर शार्लोट और ऑर्थर की कन्वर्सेशन चल रही है कि कुछ लोग शो ऑफ करने के लिए भी क्या करते हैं कि काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली ज्वेलरी पहनते हैं, और ऑर्थर को पता है कि उनकी स्टेप मदर किस तरह की थी, तो वो कहते हैं कि नहीं, ममा वॉज नॉट ऑफ दैट सॉर्ट, वो किसी तरह का दिखावा नहीं करती थी, उनके पास इस तरह की ज्वेलरी क्यों होगी, मीन्स इतनी कॉस्टली ज्वेलरी उनके पास आएगी ही कहाँ से। नॉट अ नबडी विद डायमंड्स, इट इज़ नॉट ऑल वर्थ। और ये जो भी ज्वेलरी यहाँ पर रखी है, क्योंकि उनको लगता है कि उनके मदर के पास इतनी कीमती ज्वेलरी कहाँ से आएगी, तो वो कहते हैं कि इन सब की कोई वैल्यू नहीं है। इट इज़ नॉट ऑल वर्थ दिस ट्रैश, ये पूरी तरह से क्या है, गार्बेज है, ट्रैश है। और इसकी वर्थ, इसकी वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकती है, 5 पाउंड्स, ऐसा ऑथर को लगता है। उनको लगता है कि उनकी मदर के पास इस तरह की ज्वेलरी मिलना पॉसिबल नहीं है। There was something in the old Jew jars that spoke to her and continued to turn them over. They are relics. यहाँ पर शार्लोट वो काफ़ी ज़्यादा एन्चेंटिंग फील कर रही थी उस ज्वेलरी के लिए, और उसको लगता है कि ये सब क्या है, रेलिक्स हैं, रिमेम्बरेंस हैं, ये मेमोरीज हैं उस डेड पर्सन की जो अब इस वर्ल्ड में नहीं है। आई थिंक दे हैव देयर मेलनकली एंड इवन देयर डिग्निटी। नहीं, मुझे ये रेलिक्स काफ़ी पसंद आए हैं, और ये जो भी ज्वेलरी है, जो भी ये सामान है तुम्हारी स्टेप मदर का या मेरी आंट का, जब मैं इन्हें देखती हूँ तो इसमें एक डिग्निटी भी है और इसमें मेलनकली भी है। क्योंकि हिस्ट्री होती है और हिस्ट्री की अपनी एक डिग्निटी होती है और हिस्ट्री की अपनी एक उदासी भी होती है। तो ये जो भी रेलिक्स हैं, जो भी सामान है, मुझे इसमें दोनों दिखाई देते हैं, काफ़ी ग्रेसफुल है और मेलनकॉलिक भी हैं। ऑर्थर ऑब्जर्व्ड अनदर पोज। अब ऑर्थर क्या कहते हैं, डू यू केयर फॉर देम, क्या ये तुम्हें चीज़ें अच्छी लगती हैं, क्या तुम इनकी केयर करती हो, मीन्स तुम उन पर ध्यान देती हो, क्या ये रेलिक्स तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। क्योंकि ऑर्थर के लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनका बाद में क्या होगा। तो वो जब देखता है कि शार्लोट, उसकी कज़न, उनमें इतना इंटरेस्ट ले रही है, उसको वो काफ़ी क्या लगते हैं, ग्रेसफुल लग रही हैं, अच्छे लग रही हैं उसको, तो वो पूछता है कि क्या तुम्हें ये अच्छे लगते हैं। ही देन आस्क्ड, आई मीन ही प्रॉम्प्टली एडेड एज अ सोविनियर, मैं तो सिर्फ तुमसे जानना चाह रहा हूँ, या मैं तो तुमसे बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ कि क्या तुम्हें लगता है कि ये सब चीज़ें सही हैं। ऑफ यू शार्लोट थ्रू, ऑफ यू, लेकिन ये सब तुम्हारी हैं। ऑफ मी, मेरी, वॉट हैव आई टू डू विद इट, मैं, मेरी क्या मतलब, मैं इनका क्या करूँगा, मैं इन ज्वेलरी का, मैं इन एक्सेसरीज़ का, भला मैं इनका क्या करूँगा। ऑफ योर पुअर डैड आंट हु वॉज सो काइंड टू यू, तुम्हारी जो आंट थी वो पुअर थी और अब डैड हैं, वो शी हैड बीन वेरी काइंड टू यू, ही सैड विद वर्चुअस स्टर्नेस, और एक हार्डनेस होती है। यहाँ पर वो एक हार्डली कहते हैं शार्लोट से, अपनी कज़न से, कि तुम्हारी आंट तुम्हारे लिए काफ़ी काइंड रही थी, और मेरे लिए तो ये ज्वेलरी क्या है, मैं तो इनका क्या ही करूँगा, मेरे लिए सब ये यूज़लेस हैं, इनकी इतनी कीमत भी नहीं है। वेल आई वुड रादर हैव देम देन नथिंग, नहीं, मैं ये नहीं कहती, लेकिन मैं कुछ ना होने से समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं कुछ भी ना रखूँ, लेकिन मैं कुछ यादें, जो मेरी डैड आंट हैं, उनकी मैं कुछ रेलिक्स अपने साथ रखना पसंद करूँगी। तो कुछ तो मैं इनमें से रखूँगी ताकि उनकी मेमोरी के रूप में मेरे पास, उनकी याद के रूप में मेरे साथ रहे। देन प्लीज़ टेक दैम, तो हाँ, फिर तुम इन्हें ले सकती हो, तुम इन्हें ले जाओ। अब ऑर्थर का उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, जो भी रेलिक्स हैं उसकी स्टेप मदर के, वो सब उसके लिए वर्थलेस हैं, और उसने कह भी दिया है कि ये सब ओल्ड स्टफ़ हैं, आज के टाइम में इन्हें कौन पहनता है, पटैटो की तरह लग रही हैं, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। 5 पाउंड से भी ज़्यादा अगर मैं इनको बेचने भी जाऊँ तो इनके मुझे नहीं मिलेंगे। अब उससे पता चलता है ऑर्थर का कैरेक्टर कि वो वास्तव में अपनी स्टेप मदर की किसी भी थिंग्स में इंटरेस्टेड नहीं है, और वो शार्लोट को ऑफ़र करते हैं कि अगर तुम्हें इनमें से जो भी पसंद है तुम ले जा सकते हो, और तुम इन सबको भी ले जा सकती हो।
देन प्लीज टेक दैम, तो फिर तुम ये सब ले जाओ। ही रिटर्न इन अ टोन ऑफ रिलीफ, और ऐसे लगा जैसे कि उसने जो बोला, उसने जिस तरीके से एकदम रिएक्ट किया, जैसे कि उसे कितना रिलीफ मिला हो उस सब सामान से, जैसे कि वो छुटकारा पाना चाहता हो, और उसे इतना अच्छा लगा ये कहकर कि तुम इन्हें ले जाओ। विच एक्सप्रेस्ड सम हाउ मोर ऑफ द ईगर देन ऑफ द ग्रेशियस। और ऑर्थर की बातों से यही लग रहा है कि उसका अपनी स्टेप मदर के रैलिक्स में, उनकी मेमोरीज में, उनके सामान में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और वो चाहता है कि किसी भी तरीके से जिसको भी ये पसंद है वो इन्हें ले जाए, चाहे शार्लोट ले जाए ही इनको क्यों ना ले जाए। थैंक यू। शार्लोट लिफ्टेड 2 or 3 ऑब्जेक्ट्स अप एंड सेट देम डाउन अगेन। शार्लोट क्या करती है, उसमें से वहाँ पर जो टेबल पर सामान रखा रहता है उनमें से 2-3 चीज़ें ऊपर की तरफ उठाती है, थैंक यू बोलती है, फिर उन्हें नीचे रखती है। दो दे वर लाइटर देन द मटेरियल्स दे imitated, they were so much more extravagant that they struck her in। देखिए हेनरी जेम्स का सेंटेंस कहाँ से शुरू होता है और कहाँ फिनिश हो रहा है, काफ़ी लॉन्ग सेंटेंसेस हैं। तो देवर लाइटर देन द मटेरियल, इतने जितना मटेरियल उनका लाइट नहीं था, जो उनमें सामान लगा हुआ था, सामान जो भी ज्वेलरी थी, लेकिन वो जो हाथों में लेने से दिखने में बहुत ज़्यादा लाइटर फील हो रही थी। मीन्स वो इतनी अच्छी थी कि शार्लोट जब उनको उठाती है, रखती है, तो उसे वो काफ़ी लाइट लगती हैं। दे इमिटेटेड, they were so much more extravagant that they struck her in truth as rather an awkward heritage to which she might have preferred even a matchbox or a pen wiper। खुद शार्लोट को ऐसा लग रहा था उन्हें देखने से, जैसे कि वो कोई, शार्लोट को लगता है जैसे कि वो एक ऑकवर्ड हेरिटेज है। मीन्स उनको रखना, उस सामान को संभाल कर रखना एक्स्ट्रावेगेंट उनको लग रहा था कि ये कोई ज़्यादा समझदारी वाली बात नहीं थी, क्योंकि वो पूरी तरह से ऑकवर्ड लग रही थी। कुछ चीज़ें जो उसने उठाकर देखी, और उनका जो मटेरियल था वो भी उसको लगा जैसे कि कॉपी किया हुआ हो। मीन्स वो कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, टू विच शी माइट हैव प्रेफर्ड इवन अ मैच बॉक्स। और अगर उससे कोई ये कहता कि तुम ये सामान ले लो यहाँ से, तो उनको रखने की बजाय, उनको प्रेफर करने की बजाय वो किसे प्रेफर करती, एक पेन वाइपर को या मैच बॉक्स को। मीन्स जो सामान वहाँ पर इकट्ठा रखा हुआ था या कलेक्ट किया हुआ था या इतना संभाल कर रखा हुआ था, उनको इतना ज़्यादा केयरफुली रखने की वहाँ ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उनकी वैल्यू, उनकी वर्थ एक मैच बॉक्स या पेन वाइपर से ज़्यादा नहीं थी। दे वर इंडीड शेमलेस पिंच बैक, और ऐसा लग रहा था कि ये पूरी तरह से क्या है, शेमलेस है। मीन्स जिसने भी इनको रखा हुआ है, ये जो भी ज्वेलरी है, ये पूरी तरह से शेमलेस है। हैड यू एनी आइडिया शी हैड केप्ट दैम, क्या तुम्हें कोई आइडिया नहीं था। मीन्स मुझे विश्वास ही नहीं होता कि वो इस तरह के सामान भी संभाल कर रख सकती है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, जो इतने ज़्यादा ऑकवर्ड लग रही हैं। तो यहाँ पर उन्हें बिल्कुल विश्वास नहीं होता कि इस तरह के सामानों को कोई संभाल कर रख सकता है। तो उनमें से कुछ सामान इतने बेकार थे कि जिनको शार्लोट ने बिल्कुल भी पसंद नहीं किया था। आई डोंट एट ऑल बिलीव शी हैड केप्ट देम और न्यू दे वर देयर। मुझे विश्वास नहीं होता कि उसने इन सामानों को यहाँ पर रखा हुआ था और वो जानती थी कि ये सामान यहाँ हैं। मीन्स और उसको पता भी था इन सामानों के बारे में। एंड आई एम वेरी श्योर माई फादर डिडेंट, और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे फादर भी इस बारे में कुछ भी नहीं जानते होंगे। मेरे फादर को बिल्कुल भी नहीं पता होगा कि मेरी स्टेप मदर ने इस तरह के सामान को इकट्ठा किया हुआ है और उन्हें छिपाकर वो इस रूम में रखती है। मुझे पूरा विश्वास है। दे हैड क्वाइट इक्वली वर्कड ऑफ एनी टेंडरनेस फॉर द कनेक्शन, क्योंकि इनमें से किसी भी, जो भी इनमें सामान है, इनमें के अंदर कोई कोऑर्डिनेशन ऐसा नहीं है कि मैं कोई इस तरह का कनेक्शन मेंटेन नहीं के होता। मीन्स मैं ये कह सकूं कि किसी तरह की टेंडरनेस, हाउ टू गेट अटैच्ड टेंडरली, मैं इनसे किसी तरह का कनेक्शन रखूं या मेरे अंदर कोई सॉफ्टनेस क्रिएट हो या मैं इनके लिए कोई अटैचमेंट रखूं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि इनमें कोई सा सामान ऐसा है कि वो मैं उससे कोई कनेक्शन फील कर सकूं या मेरे मन में उनके लिए एक सॉफ्टनेस क्रिएट हो। दीज ओड्स
and ants which she thought had been given away or destroyed। और मुझे अब तक ये समझ नहीं आता कि आखिर मीन्स इन इस तरह के सामानों के प्रति कोई कैसे अटैचमेंट रख सकता है, कोई कैसे सोच सकता है, किसी को इन सामान्य से कैसे प्यार हो सकता है। और ये सब बेकार की चीज़ें हैं जो या तो डिस्ट्रॉय कर दी गई थी, जो मुझे लगता था कि शी थॉट हैड बीन गिवन अवे और डिस्ट्रॉयड, और उसको क्या लगा कि ये चीज़ें नष्ट कर दी गई हैं। हैड सिंपली गोट थ्रस्ट इनटू अ डार्क कॉर्नर एंड बीन फॉरगॉटन, और इस सारे सामान को किसी डार्क कॉर्नर में फेंक दिया गया है और फिर फेंक कर भुला दिया गया है। तो हमेशा ही ऐसा लगता था उनके फादर को और ऑर्थर को भी कि जो भी बेकार का सामान है उन्हें या तो सेक्रीफाइस कर दिया गया, उन्हें फेंक दिया गया, या उन्हें नष्ट कर दिया गया, या फिर किसी डार्क रूम में उनको डाल दिया गया, और डालने के बाद फिर उनको भुला दिया गया। और उनके फादर का भी इस तरह की चीज़ों में किसी तरह का कोई अटैचमेंट नहीं था, ना ही उनके फादर किसी तरह का कोई भी कनेक्शन ये ऐसे सामानों से रखना चाहते थे। तो शायद यही हुआ होगा कि उनको लगा होगा कि वो सब चीज़ें फेंक दी गई हैं। शार्लोट वंडर्ड वेयर देन डिड यू फाइंड देम, अगर इसके बारे में ना तुम्हें पता था ना तुम्हारे फादर को पता था, और तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी मदर ने भी इनमें इंटरेस्ट नहीं लिया, उसने भी एक दिन क्या किया, इन सब सामानों को निकाल कर फेंक दिया, और यहाँ पर इस रूम में वो फेंक दी गई, फिर उनको भुला दिया गया, तो तुम्हें ये चीज़ें कैसे मिली, तुमने इन्हें कहाँ पाया। इन दैट ओल्ड टिन बॉक्स, ये सब चीज़ें मुझे उस टिन बॉक्स में मिली हैं। एंड द यंग मैन पॉइंटेड टू द receptacle from which he had dislodged them and which stood on a neighboring chair। और फिर वो ऑर्थर प्राइम इशारा करते हैं एक उस बॉक्स की तरफ जो कहाँ पर रखा हुआ था, एक पास की जो नेबरिंग चेयर थी, एक पास की चेयर पर रखा हुआ था, वो उसकी तरफ इशारा करते हैं और बताते हैं कि ये सामान मुझे वहाँ से मिला है, मेरे से एक टिन बॉक्स के अंदर से मुझे सामान मिला है और ये वहाँ पर रखा हुआ था उस चेयर पर। देन विच नेबरिंग चेयर, इट इज़ रादर अ गुड बॉक्स स्टिल, और बॉक्स अभी भी काफ़ी अच्छा है, मीन्स ये बॉक्स सुंदर है जिसमें ये सामान रखा था, बट आई एम अफ्रेड आई कांट गिव यू दैट। तो यहाँ पर सिर्फ बॉक्स पसंद आया किसको, ऑर्थर को, और वो कहते हैं कि इसमें कोई शक नहीं है कि मुझे बॉक्स अच्छा लग रहा है और मुझे नहीं लगता कि ये बॉक्स मैं तुम्हें ले जाने दूंगा या मैं तुम्हें दूंगा, अदरवाइज इस बॉक्स से अलग और सब चीज़ें मेरे लिए बिल्कुल बेकार हैं। तो जब वो यहाँ पर ये कहते हैं कि ये सब चीज़ें मेरे लिए बेकार हैं, लेकिन मेरे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, बॉक्स इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बॉक्स उन्हें काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो बॉक्स को छोड़कर तुम सब कुछ ले जा सकती हो। द गर्ल गेव द बॉक्स नो लुक, लेकिन अब गर्ल का तो कोई इंटरेस्ट नहीं था, जो ऑर्थर को अच्छा लग रहा था वो शार्लोट को नहीं इतना अच्छा लगा, उसने उसकी तरफ देखा तक नहीं, बॉक्स की तरफ। शी कंटिन्यूड ओनली टू लुक एट द ट्रिंकेट्स, और उसने शार्लोट ने उस बॉक्स की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा जो उसको इतना अच्छा लगा था, बस वो किसको देखती रही, जो ट्रिंकेट्स थे, जो वो चमक रहे थे, शिमर कर रहे थे, बस वो उन्हीं को ट्रिंकेट्स को देखती रही। व्हाट कॉर्नर हैड शी फाउंड, और व्हाट कॉर्नर यहाँ पर, लेकिन आंटी को ये सब मिले कहाँ से, व्हाट कॉर्नर हैड शी फाउंड, किस कॉर्नर में आखिर उसे ये सब सामान मिला, क्योंकि जब वो खुद इन सब सामानों को फेंक चुकी थी और फेंक कर भूल चुकी थी, तो आखिर उसने ये सामान सारा कैसे इकट्ठा किया। शी हैड नॉट फाउंड इट, नहीं उसे ये सामान नहीं मिला, उसने इन्हें नहीं पाया। हर कंपेनियन शार्पली इंसिस्टेड, उसने, ऑर्थर ने कहा, शी हैड सिंपली लॉस्ट इट, बस एक्चुअली उसने खो दिया था। द होल थिंग हैड पास्ड फ्रॉम हर माइंड, उसने उन्हें कहाँ रखा था, उनके साथ क्या हुआ, बस ये आइडिया उसके दिमाग से निकल गया था और इसीलिए ये सब चीज़ों को रखकर वो भूल गई थी। द बॉक्स वॉज ऑन द टॉप शेल्फ ऑफ द ओल्ड स्कूल मैन क्लोजेट, और जो स्कूल मैन की क्लोजेट है ऊपर, उसकी टॉप शेल्फ में ही ये बॉक्स रखा हुआ था। विच अंटिल वन पुट वंस हेड इनटू इट फ्रॉम अ स्टेप लेडर, और ये वही रखा हुआ था, बस किसी को क्या करना पड़ता कि सीढ़ियाँ लगानी पड़ती और सीढ़ियाँ लगाकर
किसी को ये वहाँ पर ढूंढना पड़ता। लुक्ड फ्रॉम बिलो क्वाइट क्लियर्ड आउट, और नीचे से बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ये वहीं पड़ा रहा था सालों तक ये। सो ऑर्थर को लगता है और वो शार्लोट को यही बताते हैं कि उसने इसे, जब वो पूछती हैं कि कहाँ से पाया, कि उसने इसे खो दिया था, मीन्स वो इसे पा नहीं सकी। और ये सारा जो भी प्रोसीजर था वो इस तरीके से था कि बॉक्स शेल्फ की टॉप पर था एक ओल्ड स्कूल रूम के एल्मीरा में। तो वहाँ पर एक स्कूल था और उसके जो रूम की एल्मीरा थी उसकी टॉप शेल्फ पर ये बॉक्स उनको मिला। शायद किसी ने क्या किया कि एक सीढ़ी लगाई और जो भी उसके अंदर था वो सब बाहर निकाल लिया गया। फ्रॉम बिलो क्वाइट क्लियर्ड आउट, जो भी सामान दिखाई दे रहा था और ये नज़र में नहीं आया तो इसलिए बॉक्स वहाँ पर उस टॉप की जो जो शेल्फ थी उसके अंदर ही रह गया। मीन्स इसके बारे में उनको याद नहीं रहा या किसी को पता नहीं चला। और ये बॉक्स अंदर क्यों रह जाता है? बिकॉज द डोर इज़ नैरो, क्योंकि डोर था उस शेल्फ का वो काफ़ी छोटा था और उसमें से बाहर नहीं नज़र आया। एंड द पार्ट ऑफ द क्लोजेट टू द लेफ्ट गोज वेल इन टू द वॉल, और जिसके कारण ये वहीं बॉक्स रह जाता है उस अलमारी के लेफ्ट में। द बॉक्स हैड स्टक देयर फॉर ईयर्स, और सालों तक ये बॉक्स वहीं पड़ा रहा क्योंकि ये बाहर से किसी को नज़र ही नहीं आया, तो ये उसके अंदर ही रह गया क्योंकि जो एल्मीरा थी उसका मुंह काफ़ी छोटा था जिसके कारण ये बॉक्स बाहर नहीं आ सका। शार्लोट वॉज कॉन्शियस ऑफ अ माइंड डिवाइडेड एंड अ विजन वेगली ट्रबल्ड। शार्लोट का जो माइंड था वो काफ़ी इस टाइम इतना कॉन्शियस था लेकिन वो परप्लेक्स्ड हो जाती है, वो समझ नहीं पाती, वो इतना ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो जाती है कि उसके सामने एक वॉगली जो ट्रबल्ड होता है उसके सामने एक पिक्चर रहती है और वो क्लियर नहीं हो पाती। अब विजन जो उसके सामने एक विजन होता है, पिक्चर होती है, वो क्लियर नहीं थी। एंड दिस वाज द रीज़न दैट शी वाज इन confusion, and once more she took up 2 or 3 of the subjects of this रिविलेशन। और वो क्या करती है कि 2 या 3 सामानों को उठाती है जो भी वहाँ पर बिखरा हुआ था, जो भी रिवील्ड था वहाँ पर, तो उसमें से वो 2-3 चीज़ों को उठाकर देखती है कि ये क्या है, ये कॉस्टली है या फिर ये क्या सामान है। और वो जो सामान थे जैसे कि एक बिग ब्रेसलेट था इन द फॉर्म ऑफ अ गिल्ट सरपेंट, एक सरपेंट की शेप में एक काफ़ी अच्छा बड़ा ब्रेसलेट था विद मैनी ट्विस्ट्स एंड बीडी आइज़, और उसकी बीडी आइज़ थी, काफ़ी ट्विस्ट थे उसमें, काफ़ी ब्यूटीफुल ब्रेसलेट था ये। अ ब्रेजन बेल्ट, एक बेल्ट वेस्ट बेल्ट थी स्टड विद एमराल्ड्स एंड रूबीज़, रूबीज़ और जो पन्ना होता है एमराल्ड्स होता है वो। मीन्स उसको लग रहा था कि ये आखिर जो भी ये एक्सेसरीज है या ज्वेलरी है ये एमराल्ड्स की है, जो एक मूंगा जिसे बोलते हैं, रूबी होती है, ये सारे जितने भी रतन कह सकते हैं इनको, कि एमराल्ड्स की और रूबी की बनी हुई एक वेस्ट बेल्ट थी, चेन थी, फ्लैम्बॉयंट आर्किटेक्चर, बिल्कुल डिफरेंट टाइप का उसका आर्किटेक्चर था। इस तरह की एक्सेसरीज उसने पहले कभी नहीं देखी थी, उसको बिल्कुल ये ऐसे लग रही थी कि जो थिएटर में पहनी जाती है। फ्लैम्बॉयंट काफ़ी ज़्यादा ब्राइट थी, शिमर थी। टू विच एट द थिएटर रॉयल, और ये जरूर कहाँ यूज़ की गई होगी, थिएटर रॉयल में, लिटिल पैडलिंगटन। ओके, ये नाम है कि लिटिल पैडलिंगटन में जब कोई भी ड्रामा को परफॉर्म किया गया होगा तो तब ये एक्सेसरीज या ये ज्वेलरी का यूज़ किया गया होगा। Hamlet's mother had probably been careful to attach the portrait of the successor to Hamlet's father, और वो सिर्फ इमेजिन कर सकती है कि जैसे कि हैमलेट का ड्रामा को जब परफॉर्म किया गया होगा उस थिएटर में, तो हो सकता है कि हैमलेट की मदर ने ये सब अटैच किया हो, ये सब जो भी एक्सेसरीज हैं यूज़ किया हो, और हैमलेट के फादर को शो करने के लिए कि सक्सेसर कौन होगा उसकी पोर्ट्रेट इसमें शायद उन्होंने बनाई हो। आर यू वेरी श्योर दे आर नॉट रियली वर्थ समथिंग, क्या तुम ऑर्थर पूरी तरह से मीन्स श्योर हो कि
इनमें से जो भी सामान है वो वैल्यूएबल नहीं है, वो रेलिवेंट नहीं है, वो वर्दी नहीं है, मीन्स तुम्हें लगता है कि ये सब चीज़ें क्या हैं, बेकार हैं। देयर मियर वेट अलोन, बस ये दिखने में ही कैसी लगती है, सुंदर लगती हैं, और वेट इनका इतना ज़्यादा है, मीन्स ये इतनी भारी हैं, तो सिर्फ ये भारी ही हैं, लेकिन इनका इनका जो वर्थ है, इनकी जो वैल्यू है वो इतनी भारी नहीं है। सो यहाँ पर मीन्स ये सब चीज़ें समझ नहीं आ रहा है शार्लोट को कि ये क्या है, इनकी कोई वैल्यू है कि नहीं है। She vaguely observed, balancing a moment, a royal diadem that might have crowned one of the creations of the famous Mrs. Jarley। और वो अच्छी तरीके से यहाँ पर इमेजिन कर सकती है कि जैसे कि जो क्राउन रखा हुआ है वो किसने पहना हुआ है, जो फेमस मिसिस जर्ली है उसके सिर पर, मिसिस जर्ली के सिर पर ये क्राउन जरूर सजा होगा। और वो उस शाही जो मुकुट होता है, क्राउन होता है, उस शाही मुकुट को भी वो हाथों में लेकर सोचती है कि जरूर इसको थिएटर में ही किसी ने अपने सिर पर लगाया होगा। तो वो सारी जो भी एक्सेसरीज हैं वो थिएटर की हैं, और उनकी स्टेप मदर ऑर्थर की, वो भी थिएटर में ही काम किया करती थी। तो ऑर्थर को लगता है कि ये सब चीज़ें बेकार हैं और इनका कोई भी वैल्यू नहीं है। लेकिन जब शार्लोट कहती है कि आर यू श्योर कि क्या वास्तव में ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा वर्दफुल नहीं है जितना उन्हें लगता है, Arthur Prime, it was clear, had already thought the question over and found the answer easy। ऐसा नहीं था कि ये वाला क्वेश्चन ऑर्थर के माइंड में कभी नहीं आया, पहले ऑलरेडी वो सोच चुके थे कि इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या ये चीज़ कीमती है या नहीं है। तो उनको आंसर पहले से ही पता था इस बात का, वो पूरी तरह से श्योर थे कि ये सभी चीज़ें वैल्यूएबल नहीं है या कॉस्टली नहीं है, इनकी मार्केट में कोई भी वैल्यू नहीं है। इफ़ दे हैड बीन वर्थ एनीथिंग, अगर वास्तव में इनकी कोई वैल्यू होती, ये वर्दी होती या कॉस्टली होती, टू स्पीक ऑफ द वुड लॉन्ग एगो हैव सोल्ड दैम, तो इनको बहुत पहले ही क्या कर दिया गया होता, इनको बेच दिया गया होता। मीन्स ऑर्थर यहाँ पर पूरी तरह से रेशनल हैं, लॉजिकल वो बातें कर रही हैं कि मुझे नहीं लगता इस बॉक्स में जो भी चीज़ें हैं वो वैल्यूएबल हैं, अगर ऐसा हुआ होता तो इनको यहाँ पर क्यों रखा जाता, इनको तो पहले से ही बेच दिया गया होता। माई फादर एंड शी से मतलब यहाँ पर उनकी स्टेप मदर हैं, हैड लॉक्ड अप, लेकिन नो, माई फादर एंड शी हैड अनफॉर्चुनेटली नेवर बीन इन अ पोजिशन टू कीप एनी कंसिडरेबल वैल्यू लॉक्ड अप। और मेरे फादर और मेरी स्टेप मदर अनफॉर्चुनेटली, मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो किसी भी तरीके से इस पोजीशन में नहीं थे कि इतनी महंगी चीज़ों को इस तरह से लॉक कर कर रखते, क्योंकि उनकी जो पोजीशन थी, उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो अनफॉर्चुनेट थी। और क्योंकि वो अनफॉर्चुनेट थी मीन्स उनको पैसों की ज़रूरत थी, उनको वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि इस तरह की चीज़ों को ऐसे लॉक कर कर रख दिया जाए। तो यहाँ पर वो बात भी सही कह रही हैं, क्योंकि उनके फादर पुअर थे और उनकी मदर भी ऐसी चीज़ें नहीं परचेज़ कर सकती थी, ना ही उनके फादर उनको गिफ्ट दे सकते थे। और अगर उनके पास थी भी, उनकी मदर के पास, तो वो इनको बेचकर क्या कर सकती थी, अपने घर की जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो उनको परचेज़ कर सकती थी, अपनी लाइफ को ईजी बना सकती थी। वो इनको इस तरीके से लॉक कर कर क्यों रखेंगी। एंड वाइल हिज कंपेनियन टुक इन द ऑब्वियस force of this, he went on with a flourish, just marked enough not to escape her। और जो भी उनका, वो जो उनका कंपेनियन था, यहाँ पर उनकी जो स्टेप मदर की सभी चीज़ें हैं जिसके बारे में शार्लोट उनसे पूछ रही हैं, तो कंपेनियन यहाँ पर शार्लोट है, उनकी कज़िन, और वो पूरी तरह से उनसे एग्री होती हैं कि हाँ ये बात भी सही है। वो बच नहीं पाती उनके इस लॉजिक से कि अगर ये महंगी होती तो कोई इनको इस तरह से लॉक कर कर क्यों रखता, वो भी उस कंडीशन में जब इनकी सबसे ज़्यादा उनको ज़रूरत थी। इफ़ दे आर वर्थ एनीथिंग एट ऑल, तो उनकी कंपेनियन, उनकी कज़िन शार्लोट भी बच नहीं सकी उनके इस आंसर से, और वो भी कन्विंस हो रही है यहाँ पर कुछ टाइम के लिए कि ये भी बात सही है, अगर इनकी कोई कीमत होती। वाई यू आर ओनली द मोर वेलकम टू दैम, और तुम्हें तो इनका, ऑर्थर कहते हैं शार्लोट से, यू मस्ट वेलकम ऑल दीज थिंग्स, तुम्हें तो इनको वेलकम करना चाहिए। अगर तुम्हें ये इतनी अच्छी लग रही हैं तो तुम्हारे लिए तो ये सही बात है। शार्लोट हैड नाउ इन हर हैंड अ स्मॉल बैग ऑफ फेडेड
figured silk, one of those antique conveniences that speak to us in the terms of evaporated camphor एंड लैवेंडर। इतने देखिए कितने लॉन्ग सेंटेंस हेनरी के हैं, यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ फिनिश हो रहा है, फुल स्टॉप यहाँ पर है। शार्लोट हैड नाउ इन हर हैंड अ स्मॉल बैग ऑफ फेडेड फिगर्ड सिल्क। अब शार्लोट के हाथ में एक स्मॉल बैग, एक छोटा सा बैग होता है और जिसका कलर फेड हो चुका है और जो सिल्क का बना हुआ है उस पर वन ऑफ दोज एंटीक कॉन्वीनियंसेस दैट स्पीक टू अस। और उस स्मॉल बैग पर एक एंटीक कॉन्वीनियंसेस है, कोई पुराना कह सकते हैं कि कोई जो ओल्ड होता है, किस तरह की पिक्चर या पोर्ट्रेट उस पर बनी हुई है, जैसे कि इन द टर्म्स ऑफ एवेपोरेटेड कैम्फर। और एवेपोरेटेड जो कैम्फर होता है जिसे कपूर बोलते हैं, जैसे कि कपूर को क्या कर दिया गया है, एवेपोरेटेड किया गया है। मीन्स यहाँ पर कि जो उनके हाथ में बैग है उसमें काफ़ी सुंदर उसके ऊपर एक पोर्ट्रेट बनी हुई है और कपूर का जो धुआं है, लैवेंडर, उसमें जो लैवेंडर फूल है, एक फ्लावर है लैवेंडर, और उसकी जो खुशबू होती है, मीन्स इस तरह की पोर्ट्रेट बनी हुई है उस बैग के ऊपर लैवेंडर की, कैम्फर की, ऑफ द पार्ट दे हैव प्लेड इन सम पर्सनल हिस्ट्री, जैसे कि उनका कोई कनेक्शन रहा है किसी भी तरह की एक हिस्ट्री के साथ। और ये सब एंटीक पीस लग रहे हैं। बट दो शी हैड फॉर द फर्स्ट टाइम ड्रॉन द स्ट्रिंग शी लुक्ड मच मोर। लेकिन फर्स्ट टाइम वो क्या करती है, उस जो उनके हाथों में वो स्मॉल बैग होता है उसको खोलती है, उसकी स्ट्रिंग को खींचती है और वो उससे खुल जाता है। शी लुक्ड मच मोर एट द यंग मैन, और वो उस स्मॉल बैग की तरफ कम देख रही थी, किसकी तरफ ज़्यादा देख रही थी, मच मोर एट द यंग मैन, और ऑथर की तरफ वो ज़्यादा देखती है। देन एट द क्वेश्चनेबल ट्रेजर इट अपीयर्ड टू कंटेन। उस बैग के अंदर, उस स्मॉल बैग के अंदर जो इतना ज़्यादा एंटीक लग रहा था, ब्यूटीफुल लग रहा था, सिल्क का बना हुआ था, कलर जरूर उसका फेड हो चुका था, और वो यंग मैन की तरफ एक क्वेश्चनेबल पोजीशन में देखती है कि क्या तुम्हें लगता है कि कोई इस तरह का सामान ऐसे रखेगा। मीन्स वो जैसे कि पूछना चाह रही है कि आई शैल लाइक दैम, दे आर ऑल आई हैव। क्या ये सब, मीन्स मुझे पसंद हैं ये सब चीज़ें और क्या मैं ये सब रख सकती हूँ। मैं से क्वेश्चनेबल, वो जैसे कि पूछ रही हो उनसे कि तुम्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर मैं इन्हें पसंद करूँ और मैं ये सब रख लूँ। दे आर ऑल आई हैव, ऑल यू हैव, हाँ ऑल यू हैव, तुम रखो, तुम ये सब रखो, क्वेश्चन मार्क, तुम ये सब रखना चाहती हो। दैट बिलोंग्ड टू हर, जो भी उसका था, किसका, स्टेप, जो उनकी स्टेप मदर थी, मीन्स शार्लोट की जो आंट हैं। ही स्वेल्ड अ लिटिल, और ही स्वेल्ड अ लिटिल से मतलब कि उसको काफ़ी प्राइड फील करता है। देन लुक्ड अबाउट हिम एज इफ टू अपील एज अगेंस्ट हर एविडिटी, और उसने फिर लुक्ड अबाउट हिम, इधर उधर वो देखता है और उसे ऐसा लगता है जैसे कि उसके लिए बेटर रहेगा इन सब चीज़ों से छुटकारा पाना। टू द होल पुअर प्लेस, और वो सारा वो जो प्लेस था, क्योंकि उसमें उसको कुछ भी वर्दी चीज़ नहीं लगती, जो उसकी आंटी का सामान, उसके स्टेप मदर का सामान था, मीन्स शार्लोट की आंटी का जो भी सामान था। वेल व्हाट एल्स डू यू वांट, अच्छा ठीक है चलो बताओ तुम्हें और क्या क्या सामान यहाँ से चाहिए, क्योंकि उसकी स्टेप मदर की तो डेथ हो चुकी है और वो सामान उसे बिल्कुल बेकार लग रहा है, उसको उससे कोई अटैचमेंट भी नहीं है। तो वो देखता है कि शार्लोट उस सामान में काफ़ी इंटरेस्ट ले रही है, उसको अच्छा लग रहा है, वैसे भी वो सब चीज़ों का उसको कुछ करना नहीं है। तो वो कहता है ठीक है बताओ फिर तुम इनमें से क्या क्या लेना चाहती हो। नथिंग, कुछ नहीं, थैंक यू वेरी मच। विद विच शी बेंट हर आइज ऑन द आर्टिकल रैप्ड, और फिर वो नजरें अपनी नीचे करती है और उसको देखती है एक आर्टिकल जो रैप किया हुआ था, जिसे रखा हुआ था उसे लपेट कर, एंड नाउ ओनली एक्सपोज्ड, और जो दिखाई दे रहा था अभी भी उस स्मॉल बैग में, जो एक एंटीक बैग था उसके अंदर से, इन हर सुपर एन्विटेड दैट इज सेचल अ नेकलेस ऑफ लार्ज पर्ल्स, और उस स्मॉल बैग के अंदर से जैसे कि वो देख रहा था उसमें क्या रखा हुआ था, एक काफ़ी बड़े मोतियों का नेकलेस
वहाँ पर रखा हुआ था, उस पुराना वो बैग था, और क्योंकि वो खुल चुका था तो उसमें एक काफ़ी बड़े मोतियों वाला एक नेकलेस था या एक हार था। ये ऐसा लगता है शार्लोट को, सच एज माइट वंस हैव ग्रेस्ड द नेक ऑफ अ प्रोविंशियल ओफिलिया, क्योंकि यहाँ पर हैमलेट के ड्रामे की बात आ रही है। तो यहाँ पर ओफिलिया जो हैमलेट की बीलविड थी हैमलेट ड्रामा में, शार्लोट को लगता है कि ये वो नेकलेस है बड़े बड़े मोतियों वाला, जिसे जरूर ओफिलिया ने भी अपनी गर्दन पर पहना होगा। मीन्स इस नेकलेस ने ओफिलिया की नेक को क्या किया होगा, ब्यूटीफाई किया होगा, और ये वही नेकलेस उनको लगता है। तो यहाँ पर इसका क्या मतलब हुआ, उनकी जो आंट थी, शी हैड बीन एन एक्ट्रेस, वो एक एक्ट्रेस का काम किया एक एक्ट्रेस थी, और वो थिएटर में क्या किया करती थी कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ रोल प्ले करती थी। तो ये जरूर उन्होंने ओफिलिया का रोल प्ले किया होगा और इस नेकलेस को उन्होंने पहना होगा। एंड बोन कंपनी टू अ फ्लैक्सन विग, और किसके साथ पहना होगा, एक फ्लैक्सन विग के साथ। दिस परहैप्स इज वर्थ समथिंग, और जरूर इसको क्या होना चाहिए, इसे वर्दी होना चाहिए, इसे कॉस्टली या इसे काफ़ी ज़्यादा वैल्यूबल होना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी बड़े मोतियों का हार है। फील इट एंड शी पास्ड हिम द नेकलेस, और फिर इसे फील करो, ये कितना ज़्यादा वर्दी इसको नेकलेस को होना चाहिए, और वो उस नेकलेस को किसको दे देती है, ऑर्थर को। The weight of which she had gathered for a moment into her hand, उसने शार्लोट ने उस नेकलेस को अपने हाथों में लेती है, और उसका वेट वो कोशिश करती है उसे वे करने की कि कितना ज़्यादा उसका वेट है। एक फॉर अ मोमेंट वो पहले उसे अपने हाथों में लेती है, उसे इकट्ठा करती है, फिर उसका वेट अपने हाथों से तोलने की कोशिश करती है कि वो कितना ज़्यादा हैवी है, और फिर उसे ऑर्थर को दे देती है कि जरा इसे फील करो, ये कितना ज़्यादा कॉस्टली हो सकता है। ही मेजर्ड इट इन द सेम वे विद हिज ओन, और जैसे शार्लोट ने उसे अपने हाथों में लेकर चेक किया था उसके वेट को, सेम ऐसे ही ऑर्थर भी करते हैं, वो भी उसको मेजर करते हैं, बट रिमेन्ड क्वाइट डिटैच्ड, लेकिन जैसे वो पहले थे, कोई उनका अटैचमेंट नहीं था अपनी स्टेप मदर के सामान से, उनकी जो भी एक्सेसरीज या उनकी ज्वेलरी वहाँ पर थी वो बिल्कुल पहले की तरह ही क्या रहते हैं, डिटैच्ड रहते हैं। वर्थ एट मोस्ट 30 शिलिंग्स, नहीं ये वर्दी नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा ये बस 30 शिलिंग्स का होगा, नोट मोर, इससे ज़्यादा का नहीं। श्योरली नॉट इफ इट इज़ पेस्ट, बिल्कुल नहीं, और ये भी सिर्फ क्या है, एक पेस्ट है, एक कॉपी है। तो देखिए यहाँ से अब हमारा टाइटल है, ये पेस्ट जो आपका टाइटल है कि एक इमिटेशन है, एक कॉपी है, ये ठीक है दिखने में सुंदर लग रहा है, लेकिन ये ओरिजिनल नहीं है, ये सिर्फ एक पेस्ट है, मीन्स उसकी कॉपी है ओरिजिनल की। और रियली में अगर देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि इसकी वैल्यू 30 शिलिंग्स से ज़्यादा होगी, ऐसा ऑथर का मानना है। बट इज इट पेस्ट, क्या तुम्हें वास्तव में ये लगता है कि ये कॉपी है, मीन्स ये ओरिजिनल नहीं है। ही गेव अ स्मॉल स्निफ ऑफ इम्पेशंस, अब ऑर्थर ऐसा शो करते हैं जैसे कि उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है ये सब कुछ, और जो उन्होंने कह दिया वो सही है, तो वो एक जो एक्सप्रेशन देते हैं वो इम्पेशंस का एक्सप्रेशन देते हैं। पल्स नियरली एज बिग एज फिलबर्ट्स, ये पल्स पूरी तरह से इतने बड़े हैं जैसे कि फिलबर्ट्स एक फ्रूट का नाम है यहाँ पर, तो ये बिल्कुल जो वो फल होता है फिलबर्ट्स, बस उसकी तरह इसके मोती ही बड़े हैं, अदरवाइज ये किसी भी कीमत पर क्या नहीं है, ओरिजिनल नहीं है। बट दे आर हैवी, हाँ लेकिन ये जो पर्ल्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा हैवी हैं। शार्लोट डिक्लेयर्ड, नो हैवियर देन एनीथिंग एल्स, हाँ दूसरी और सामान है वो भी तो हैवी है, जैसे उनके अंदर वेट है ऐसे ही इसके अंदर भी वेट है। एंड ही गेव दैम बैक विद एन अलाउंस फॉर हर सिंप्लिसिटी, और वो ये प्रूव करने के लिए कि यू आर सो सिंपल, इसकी कोई भी वैल्यू नहीं है, वो उसको वापस कर देते हैं नेकलेस को शार्लोट को कि इसके ये इतना वर्दी नहीं है जितना तुम्हें लग रहा है। डू यू इमेजिन फॉर अ मोमेंट दे आर रियल, क्या तुम्हें वास्तव में लगता है कुछ टाइम के लिए कि ये रियल है। शी स्टडीड दैम आ लिटिल, अब शार्लोट उनको फिर दोबारा से चेक करती है, फीलिंग दैम फील करती है, टर्न दैम राउंड, उनको उलटती पलटती है। माइट नॉट दे पॉसिबली बी, मुझे लगता है कि शायद ये वर्दी हो सकते हैं। ऑफ दैट साइज स्टक अवे विद दैट ट्रैश, अच्छा तुम साइज को देखकर तुम्हें ऐसा लगता है
ये तो सिर्फ क्या है, ये ट्रैश है। ट्रैश जैसे कि ये पूरी तरह से यूजलेस है या एक कबाड़ है ये, और कुछ नहीं है इससे ज़्यादा। आई एडमिट इट इज़ नॉट लाइकली। हाँ, मैं समझती हूँ और मैं एक्सेप्ट करती हूँ, एडमिट करती हूँ कि उसकी तरह नहीं है। शार्लोट प्रेजेंटली सैड एंड पर्ल्स आर सो ईजिली इमिटेटेड। मैं मानती हूँ कि पर्ल्स को हम ईजिली इमिटेट कर सकते हैं, उसकी कॉपी की जा सकती है इस तरह के पर्ल्स की। दैट्स जस्ट वॉट टू अ पर्सन हु नोज दे आर नॉट। और मैं यही कह रहा हूँ क्योंकि ये क्या है, ये पर्ल सिर्फ नकली है, इनकी कॉपी की हुई है, और ये वो नहीं है जैसा कि तुम इन्हें समझ रही हो। जो इंटेलिजेंट लोग हैं उन्हें पता है, टू अ पर्सन हु नोज, जो समझते हैं, दे आर नॉट, कि ये रियल पर्ल्स नहीं है, मीन्स ये सच्चे मोती नहीं है। और क्योंकि ये सच्चे नहीं हैं तो इसलिए इनकी कोई भी वैल्यू नहीं है। दीज हैव नो लस्टर नो प्ले। इनके अंदर किसी तरह की ना तो कोई चमक है, और ये देखने में भी अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो इसलिए ये असली नहीं है। नो, दे आर डल, दे आर अपेक। और देखो ये पूरी तरह से क्या है, ये डल है, ये अपेक है, मीन्स ये ट्रांसपेरेंट भी नहीं है। बिसाइड्स ही लूसिडली इंक्वायर्ड हाउ कुड शी एवर हैव कम बाई दैम। आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लगा, मीन्स ये तुम्हें क्यों लग रहा है कि ये उनके पास कैसे आए होंगे। ओके, मीन्स हाउ कुड शी एवर, शी से मतलब यहाँ पर जो उनकी स्टेप मदर हैं, हैव कम बाई दैम, आखिर उन्हें ये कहाँ से मिले होंगे, उनके पास ये कैसे आए होंगे। अगर ये असली होते तो उनके पास भला कहाँ से आते। माइट नोट दे हैव बीन अ प्रेजेंट। तो जब देखिए यहाँ पर ऑर्थर को शार्लोट कह रही है कि ये इतना ज़्यादा अच्छे लग रही हैं पर्ल्स, हो सकता है इनका वेट देखो, इनको चेक करो, इनको हाथों में लेकर फील करो, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये असली हो, और असली से मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कॉस्टली हो। तो यहाँ पर ऑर्थर कहते हैं भला उनके पास ये कहाँ से आएंगे। तुम्हें क्या लगता है कि इतनी कॉस्टली मोतियों का हार, इतना ज़्यादा एक जो नेकलेस है, कि उन्हें भला कहाँ से उनके पास आया होगा, क्योंकि वो तो पुअर थी और फादर भी पुअर थे, फादर उनको इस तरह का कोई गिफ्ट नहीं दे सकते, तो उनके पास ये कहाँ से ही उन्हें मिला होगा। तो वो यहाँ पर उन्हें कन्विंस करने की कोशिश कर रही हैं ऑर्थर शार्लोट को कि अगर तुम समझती हो कि ये असली है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाउ कुड शी एवर हैव कम बाई दैम, कि भला वो इन्हें कहाँ से मिला होगा, मेरी मदर को। तो यहाँ पर शार्लोट कहती हैं कि शायद हो सकता है किसी ने उनको एक प्रेजेंट दिया हो, मीन्स हो सकता है उन्हें गिफ्ट में मिला हो। दे हैव बीन अ प्रेजेंट, वो एक गिफ्ट हो सकते हैं। ऑर्थर स्टेयर्ड एट द क्वेश्चन एज इफ इट वर ऑलमोस्ट इम्प्रॉपर। और ऑर्थर को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब वो इस तरह का क्वेश्चन पूछती हैं कि हो सकता है उनको ये क्या प्रेजेंट में नहीं मिले होंगे, मिल सकते हैं उनको। तो ऑर्थर को एक क्वेश्चन अच्छा नहीं लगता और वो बिल्कुल इस तरह का लुक देते हैं, ऐसे वो देखते हैं शार्लोट की तरफ जैसे कि उन्होंने कोई इम्प्रॉपर बात करी हो, कोई गलत क्वेश्चन पूछा हो। बिकॉज एक्ट्रेसेस आर एक्सपोज्ड। अच्छा, क्योंकि तुम्हें लगता है इस एक्ट्रेसेस क्या करती हैं, एक्सपोज करती हैं, इसलिए कोई उनको गिफ्ट देगा। ही puffed up, he pulled up, however, not saying to what, and before she could supply the deficiency had with the sharp ejaculation of no, they might not। नहीं, उन्हें किसी ने भी कोई भी उपहार या प्रेजेंट नहीं दिया। His back on her and walked away। ऑथर को ये बात काफ़ी बुरी लगती है शार्लोट की कि उसने इस तरीके से उनकी स्टेप मदर के बारे में कहा है कि शायद उन्हें ये गिफ्ट में मिला होगा, ये भी कोई पॉसिबिलिटी है। तो ऑथर कुछ नहीं कहते, बस उन्हें स्टेयर करते हैं और अपोज करते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, और बस इतना कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। तो इससे पता चलता है कि ऑर्थर को काफ़ी बुरी लगी थी ये बात शार्लोट की। हिज मैनर मेड हर फील, और जिस तरीके का उन्होंने बिहेव किया, जिस तरह से उनकी जो मैनरिज्म थी, उसने शार्लोट को फील करवाया दैट शी हैड प्रोबेबली बीन वांटिंग इन टैक्ट, कि शार्लोट से जो बात करने की एक टैक्ट होते हैं, जो बात करने की कला होती है, उसमें वो थोड़ा सा उनमें कमी थी। वांटिंग इन टैक्ट, ओके, उनमें इस चीज़ की कमी थी
कि किस तरीके से बात करनी है, और यही रीज़न था कि उन्होंने ऑथर को नाराज़ कर दिया। एंड बिफोर ही रिटर्न टू द सब्जेक्ट, और इससे पहले कि वो वापस उसी सब्जेक्ट पर आए, द लास्ट थिंग दैट इवनिंग शी हैड सेटिस्फाइड हर सेल्फ ऑफ द ग्राउंड ऑफ हिज रिजेंटमेंट। वो अच्छी तरीके से समझ गई थी शाम होते होते कि ऑथर उनसे काफ़ी नाराज़ हैं, उन्हें उनकी वो बात काफ़ी गलत लगी है, और अब वो माइंड मेकअप कर चुकी थी कि उस सब्जेक्ट पर उन्हें वापस कैसे लाएं। दे हैड बीन टॉकिंग ऑफ हर डिपार्चर द नेक्स्ट मॉर्निंग, और नेक्स्ट मॉर्निंग जब बातें चल रही थी कि शार्लोट वापस कैसे जाएगी, किस तरीके से वो जाएगी, द आर ऑफ हर ट्रेन, उसकी ट्रेन का क्या टाइम है, और या फ्लाइट कब आएगी, क्या ठीक रहेगा ट्रेन से जाना या फ्लाइट से जाना, जब इस तरह की बातें हो रही थी। एंड इट वॉज प्रिसाइजली दीज थिंग्स दैट गेव हिम हिज इफेक्टिव चांस। और जब इस तरह की बातें चल रही थी, डिसीजंस लिए जा रहे थे, ट्रेन का कब टाइम है, फ्लाइट किस टाइम आएगी, कितने घंटे का टाइम है, तो यहाँ पर ऑथर को एक मौका मिल जाता है, एक चांस मिल जाता है, इफेक्टिव चांस उनको मिलता है, और इसी के बीच वो फिर उसी सब्जेक्ट पर वापस आती हैं। आई रियली कांट अलाउ यू टू लीव द हाउस अंडर द इम्प्रेशन, मैं इस तरीके से तुम्हें इस घर से जाने नहीं दूंगा इस इम्प्रेशन के साथ, अगर तुम ये सोचती हो कि दैट माई स्टेप मदर वॉज एट एनी टाइम ऑफ हर लाइफ द सॉर्ट ऑफ पर्सन टू अलाउ हर सेल्फ टू बी अप्रोच्ड। तो वो बिल्कुल क्लियर कह देते हैं कि इतना ज़्यादा देखिए मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं ऑथर, कि वो कहते हैं मैं तुम्हें इस घर से इस तरह का इंप्रेशन लेकर बिल्कुल नहीं जाने दूंगा, अगर तुम मेरी स्टेप मदर के बारे में ऐसी सोच रखती हो, ऐसा सोचती हो कि मेरी मदर की लाइफ में कोई और होगा, या वो इस तरह की लेडी थी कि वो किसी को भी अलाउ करेगी क्या करने की कि वो कोई उन्हें इस तरह के गिफ्ट दे सके। तो अपनी स्टेप मदर के बारे में वो इतना श्योर होती हैं, और वो उनको पूरी तरह से उनके ऑनर को प्रोटेक्ट करती हैं कि मेरी मदर इस तरीके की नहीं थी, पूरी लाइफ कोई भी हिम्मत नहीं कर सकता था कोई उनको गिफ्ट दे, और ना ही वो किसी से इस तरह का कोई भी गिफ्ट ले सकती थी। मीन्स अगर तुम्हें लग रहा है कि वो नेकलेस काफ़ी कॉस्टली है, और मेरे फादर ने तो उनको गिफ्ट नहीं दिया क्योंकि वो पुअर थे, और मेरी मदर भी उनको अफोर्ड नहीं कर सकती थी, और तुम्हें लगता है किसी और ने उनको वो गिफ्ट दिया होगा, तो तुम ये गलत सोचती हो मेरी स्टेप मदर के बारे में, क्योंकि वो इस तरह की लेडी बिल्कुल भी नहीं थी। विद पर्ल नेकलेसेस एंड दैट सॉर्ट ऑफ थिंग, जो भी वो नेकलेस था, जो मोती वाला वो नेकलेस था, मोतियों का हार था, या अगर कोई दूसरी भी ऐसी कोई चीज़ है, मीन्स मैं सिर्फ पर्ल नेकलेस की बात नहीं कर रहा हूँ, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग, जो भी अगर तुम्हें कोई और भी सामान इस तरीके का लग रहा है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ही हैड मेड फॉर हर somehow the difficulty that she couldn't show him she understood him without seeming part। अब यहाँ पर शार्लोट के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है इस तरह की सिचुएशन से बाहर आना, उसे समझ नहीं आता कि वो उसे कैसे समझाए या क्या बताए या उसका क्या मतलब होता है, और फिर भी वो कहती है कि मीन्स यहाँ पर थोड़ा सा सीरियसनेस बढ़ जाती है। अंडरस्टूड हिम विदाउट सीमिंग but it at any rate only added to his own gravity। that sort of thing exactly, हाँ मेरा वही मतलब था, तुम सही कह रहे हो। I didn't think when I spoke this morning, actually जब मैंने सुबह बोला तो मैंने सोचकर नहीं बोला था, मेरा वो मीनिंग नहीं था, मैं वो नहीं कहना चाहती थी, but I see what you mean, I mean that she was beyond reproach। ओके, मैं तुम्हारा मतलब समझती हूँ। हाँ, मेरा मतलब इस बात से है कि मेरी मदर ऐसी बिल्कुल नहीं थी, वो इस तरह के गिफ्ट नहीं ले सकती। सेट ऑर्थर प्राइम 100 टाइम्स यस, हाँ मैं तुम्हारी बात से एग्री करती हूँ, और ऐसा 100 टाइम्स है, तुम्हारी मदर इस तरह की लेडी नहीं थी, मैं इससे पूरी तरह से मैं एग्री करती हूँ। क्योंकि यहाँ पर शार्लोट मदर की बात नहीं थी, वो सिर्फ ये कहना चाहती थी कि नेकलेस असली है। Therefore, if she could not out of her slender gains ever have paid for a row of pearls, और इसीलिए कि क्योंकि अपने बेनिफिट के लिए, अपने थोड़े से लालच के लिए वो कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकती थी, और इस तरह के जिस तरह के गिफ्ट्स हैं वो उनको पे नहीं कर सकती थी। एवर हैव पेड फॉर अ रो ऑफ पर्ल्स,
तो यहाँ पर बार बार जिस तरह से ऑर्थर उस बात को कह रही हैं, वो उन्हें कन्विंस कर रही हैं कि उनकी मदर ऐसी नहीं थी, अगर वो ऐसा सोचती हैं तो उसे अपने माइंड से निकाल दें उनकी मदर के बारे में इस तरह की कोई भी थिंकिंग। शी कुडेंट इन दैट एटमोसफेयर एवर प्रॉपरली हैव हैड वन। मुझे नहीं लगता कि इस तरह के एटमोसफेयर में उसके पास एक भी इस तरह की कोई कीमती चीज़ होगी। ऑफ कोर्स शी कुडेंट, आई हैव सीन परफेक्टली सिंस अवर टॉक। और जब से हमारी बातें हुई हैं तो मैं तुमसे यही कह रहा हूँ कि अगर तुम ऐसा मेरी मदर के बारे में सोचती हो तो वो सही नहीं है। शार्लोट वेंट ऑन, दैट स्ट्रिंग ऑफ बीड्स इज नॉट इवन। यस, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। और तुम्हारी मदर के बारे में नहीं, मीन्स मुझे भी लगता है कि वो जो नेकलेस है, वो मोतियों का हार, वो इवन भी नहीं है, वो पर्ल्स, और ये एक इमिटेशन है। वेरी गुड, द लिटिल क्लैस्प इट सेल्फ डजेंट सीम इवन गोल्ड। और वो गोल्ड का तो बिल्कुल भी नहीं लगता। विद फॉल्स पर्ल्स, मोती भी मुझे उसके फॉल्स लगते हैं आई सपोज। और यहाँ पर वो ऑथर को ये शो करती हैं कि वो उससे पूरी तरह से कन्विंस्ड हो चुकी हैं। जो भी उन्होंने कहा था, उनकी इंटेंशन उन्हें हर्ट करने की नहीं थी, ऐसा उनका कोई इरादा नहीं था। और यहाँ पर वो ऑथर जैसा कहता है वो उसी को फॉलो करती हैं। द गर्ल म्यूज्ड, इट नेचुरली वुडंट बी। हाँ, मुझे भी लगता है कि ये फॉल्स है और ये रियल या वैल्यूबल नेकलेस नहीं है। द होल थिंग्स रोटन पेस्ट, पूरी तरह से ये क्या है, बिल्कुल बेकार है। और इसके जो पर्ल्स हैं वो पेस्टेड हैं और रोटन पेस्ट है, ये पेस्टेड है पूरी तरह से, मीन्स आर्टिफिशियल है। और जो भी इसमें मोती लगे हैं वो भी रोटन है। हर कंपेनियन रिटर्न्ड एज इफ टू हैव डन विद इट। और यहाँ पर ऑर्थर पूरी तरह से अपनी बात कहते हैं और फिर वो चुप हो जाते हैं, जैसे कि उन्होंने सब कुछ क्लियर कर दिया हो। इफ़ इट वर नॉट एंड शी हैड कैप्ट इट ऑल दीज ईयर्स हिडन। अब तुम ही सोचो कि अगर ये रोटन पेस्ट नहीं होता, अगर ये बेकार नहीं होता या कचरा नहीं होता, तो क्या वो इसे इतने सालों तक ऐसे छिपा कर रखती। यस, शार्लोट साउंडेड एज ही पोस्ट। और जैसे वो चुप होता है तो शार्लोट कहती है यस यू आर राइट, क्योंकि इसकी कोई वैल्यू नहीं थी इसलिए उसने इस तरीके से इसको रखा। वाई आई शुडंट नो वॉट टू थिंक। हाँ, मुझे नहीं पता कि मैं क्या सोचूं, मैं क्या कहूँ। ओ आई सी, शी हैड मैट हिम विद अ सर्टेन ब्लैंकनेस। और यहाँ पर बस शार्लोट चाहती हैं कि किसी भी तरीके से सिचुएशन को संभाल लिया जाए। वो पूरी तरह से ब्लैंक हो जाती हैं ऑर्थर के सामने। बट एडिक्वेटली एनफ इट सीम्ड फॉर हिम टू रिगार्ड द सब्जेक्ट एज डिसमिस्ड। और जितना अच्छा हो सके कि इस सब्जेक्ट के बारे में आगे कभी भी इसको उठाया ना जाए, इस सब्जेक्ट के बारे में बात ना की जाए, मीन्स नेकलेस के बारे में बात ना की जाए कि ये असली है नकली है। और वो चाहते हैं कि इस सब्जेक्ट को, इस टॉपिक को यही ख़त्म कर दिया जाए। एंड देयर वॉज नो रिवर्सन टू इट बिटवीन दैम बिफोर ऑन द मोरो when she had with difficulty made a place for them in her trunk, she carried off these florid survivals। और शर्लोट को समझ नहीं आता कि वो क्या करे, तो वो जो भी गिफ्ट्स लेती है वहाँ से, जो भी रेलिक्स होते हैं वो अपनी आंट के लेती है, उनको उनको बॉक्स में रखती है। और काफ़ी ज़्यादा एक हैवीनेस के साथ, ओके, डिफ़िकल्टी होती है उसे काफ़ी, उनको वो ट्रंक में रखती है और अपने साथ जो भी सर्वाइवल्स होते हैं, जो भी उनकी आंट या ऑर्थर की स्टेप मदर अपने पीछे छोड़कर गई थी, वो उन सबको लेकर वहाँ से चली जाती हैं। एट ब्लीट, अब हमारी शार्लोट वापस आ जाती है जहाँ वो गवर्नेस की जॉब करती थी ब्लीट में। शी फाउंड स्मॉल ओकेजन टू रेवरेट टू देम एंड इन एन एयर चार्ज्ड विद सच क्वाइट अदर रेफरेंसेस इवन फेल्ट आफ्टर शी हैड लेड देम अवे मच एंड श्राउडेड बीनीथ वेरियस पाइल्स ऑफ क्लॉथिंग। और वो क्या करती है, जो भी वो वहाँ से वो सब रेलिक्स लेकर आई थी, वो उनके बारे में फिर नहीं सोचती। मिस स्मॉल ओकेज़न, शायद उन्हें मौका मिलता है उन सब चीज़ों के बारे में सोचने का, और वो उनको छिपा कर दबा कर रख देती है कपड़ों के बीच में। सच क्वाइट अदर रेफरेंसेस, और उनको एक तरीके से कहें तो वो पाइल्स ऑफ क्लोथिंग के नीचे, कपड़ों के ढेर में वो उनको छिपा देती हैं। और उनको नहीं लगता कि ये सब इस तरह की चीज़ें हैं कि किसी को उनको दिखाया जाए। ये कलेक्शन उनको कैसा लगता है, रिडिक्यूलस लगता है कि ये सब चीज़ें हैं जो सिर्फ थिएटर में यूज़ हुई हैं और ये सब एक कॉमिक चीज़ें हैं, इनकी कोई भी वैल्यू नहीं है।
येट शी वॉज नेवर फॉर द जोक टेम्प्टेड टू शो दैम टू हर प्यूपिल्स। यहाँ तक कि उसने वो सब चीज़ें जो वो लेकर आई थी अपने स्टूडेंट्स को भी वो नहीं दिखाती। तो ग्वेंडोलन एंड ब्लैंशी ये इनके स्टूडेंट्स होते हैं और उनको भी वो ये चीज़ें नहीं दिखाती है। इन पार्टिकुलर ऑलवेज वांटेड ऑन हर रिटर्न टू नो व्हाट शी हैड ब्रोट बैक, जो हमेशा उससे ये पूछते रहते थे कि जब वो वापस आई तो उनके लिए क्या लेकर आई है, और उनको भी वो ये नहीं बताती कि वो वहाँ से क्या लेकर आई है। सो दैट विदाउट एन एक्सीडेंट बाई विच द केस वॉज क्वाइट चेंज्ड दे माइट हैव अपीयर्ड टू एंटर ऑन अ न्यू फेज ऑफ इंटरमेंट। और इन चीज़ों को वो सिर्फ तभी बाहर निकाल सकती है जब कोई बहुत बड़ी बात हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए कि जो पूरी तरह से उसको मजबूर कर दे उन सब चीज़ों को दिखाने का। अदरवाइज़ वो उनको बिल्कुल बंद रखती है, छिपा कर रखती है, या कह सकते हैं कि उसे लगता है ये सब रिडिक्यूलस है और किसी को इनको क्या ही दिखाना, कोई देखेगा तो उस पर हंसेगा कि वो क्या ही लेकर आई है, क्योंकि ऑर्थर ने उसे पूरा विश्वास दिला दिया था कि ये सब चीज़ें बेकार है, इनके बारे में फिर कभी बातें नहीं होनी चाहिए। The essence of the accident was the sudden illness at the last moment of Lady Bobby। अब यहाँ पर जो एक वो पार्टी ऑर्गेनाइज करती हैं, कोई फंक्शन घर पर रखती हैं और उसमें लेडी बॉबी को आना होता है, लेकिन सडन इलनेस लास्ट टाइम पर क्या हो जाता है कि कैसा एक्सीडेंट होता है, एक ऐसी घटना घटती है कि वो बीमार पड़ जाती हैं। हुज एडवेंट हैड बीन सो मच काउंटेड ऑन टू स्पाइस द 5 days फीस्ट, और एक 5 day का फंक्शन होने वाला था, लेड आउट फॉर द कमिंग ऑफ एज ऑफ द एल्डेस्ट सन ऑफ द हाउस। इस हाउस में जो एल्डेस्ट सन था उसके सेलिब्रेशन के लिए क्या होना था, 5 days का फंक्शन होना था जिसके लिए लेडी बॉबी को आना था। एंड इट्स इक्वली मार्क्ड इफेक्ट वाज द डिस्पैच ऑफ अ प्रेसिंग मैसेज। अब यहाँ पर शार्लोट को समझ नहीं आ रहा था क्योंकि लेडी बॉबी क्या हो चुकी हैं, बीमार हो चुकी हैं इन क्वाइट अनदर डायरेक्शन कि अब वो किसको बुलाएं। तो तभी एक जो मैसेज होता है वो उन्हें डिस्पैच होता है, किसका मैसेज का, हु कुड शी बाय अ मिरेकल बी सिक्योर्ड, कि अब यहाँ पर क्योंकि लेडी बॉबी तो बीमार पड़ चुकी हैं, वो यहाँ पर आ नहीं सकती, और ऐसे ओकेज़न पर जब उन्होंने एक पार्टी ऑर्गेनाइज की है, 5 days का फीस्ट रखा है, तो इसके कारण फिर फ़ौरन किसको बुलाया जाता है, मिसिस गे को मैसेज किया जाता है और उनको वहाँ पर बुलाया जाता है। शी वॉज ऑलवेज एंगेज्ड 10 parties डीप, और वो इतनी ज़्यादा बिजी होती हैं मिसिस गे कि हर टाइम एटलीस्ट 10 parties में तो वो बिजी रहती हैं, एंगेज्ड रहती हैं। लेकिन ये एक मिरेकल था कि उस टाइम वो क्या थी, वो मीन्स आ सकती थी, तो उनको सिक्योर कर लिया जाता है कि वो अवेलेबल हैं। माइट बी ट्रस्टेड टू सप्लाई, इट वॉज बिलीव्ड एन एलिमेंट ऑफ एक्जुबिरेंस स्केर्सली लेस एक्टिव। तो यहाँ पर मिसिस गाई तैयार हो जाती हैं आने के लिए। जब वो आती हैं वहाँ पर वॉज ऑलरेडी नोन टू सेवरल ऑफ द विजिटर्स ऑलरेडी ऑन द सीन। जितने भी वहाँ पर विजिटर्स होते हैं करीब करीब मिस ऑलमोस्ट वो वहाँ पर सबको जानती हैं, क्योंकि वो पार्टीज़ में रहती हैं, वहाँ पर जाती हैं, एंगेज्ड रहती हैं, और 10 parties में तो वो कम से कम मीन्स एक टाइम में एंगेज्ड रहती हैं, वो इतनी बिजी लेडी हैं। और यही रीज़न होता है कि जो भी विजिटर्स होते हैं इन पार्टीज़ में आते जाते हैं वो करीब करीब वहाँ पर सभी को जानती हैं। बट शी वॉज नॉट येट नॉन टू आवर यंग लेडी, लेकिन अभी तक वो किससे नहीं मिली थी, ये फर्स्ट टाइम है जब मिसिस गाई शार्लोट से मिल रही हैं। इनसे वो आज से पहले नहीं मिली थी। Who found her after many wires and counter wires had at last determined the trump of her arrival, a strange charming little red haired। और यहाँ पर पूरा कैरेक्टर है कि ये जो मिसेज वो जब उनसे मिलती हैं तो उनकी यहाँ पर पूरा कैरेक्टर पर्सनैलिटी है, स्ट्रेंज चार्मिंग लिटिल रेड हेयर, उनके जो छोटे बाल थे लाल कलर के थे, ब्लैक ड्रेस्ड वुमन थी, एंड विद द फेस ऑफ अ बेबी जैसा फेस था उनका, एंड अथॉरिटी ऑफ अ Commodore। She took on the spot the discreet, the exceptional young governess into the confidence of her designs। और यहाँ पर मिसिस गाई क्या करती हैं कि वो शार्लोट को अपने पूरी तरह से अपने कॉन्फिडेंस में ले लेती हैं, उनको इतना ज़्यादा इम्प्रेस्ड करती हैं।
और हर डाउट्स इंटीमेटिंग दैट इट वाज अ पॉलिसी शी ऑलमोस्ट ऑलवेज प्रॉम्प्टली परस्यूड। और वो कहती हैं कि उन्हें उनकी जो पॉलिसी है वो क्या है कि वो तुरंत एक्शन लेना पसंद करती हैं, तुरंत काम करना पसंद करती हैं। मीन्स वो आज का काम कल प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करती, कल पर नहीं टालती हैं, उनको इसी तरीके से काम करना पसंद है, तो वो तुरंत अपने एक्शन में आ जाती हैं। टुमारो एंड थर्सडे आर ऑल राइट, ठीक है, हम जो टाइम रखते हैं टुमारो एंड थर्सडे। She said frankly to Charlotte on the second day, but I am not half satisfied with Friday. लेकिन देखो मुझे नहीं लगता कि हमें फ्राइडे रखना चाहिए। What improvement then do you suggest? तो फिर हमें क्या करना चाहिए, किस तरह का इम्प्रूवमेंट हमें करना चाहिए? Well, my strong point you know is table eggs, events। तो इस तरह की वो यहाँ पर पार्टी ऑर्गेनाइज कर रही हैं। Charming and what is your favorite character? अब तुम बताओ कि हम किस तरह का कैरेक्टर इन में ऑर्गेनाइज करें, कौन सा कैरेक्टर हमें रखें। बॉस सेड मिसिस गाय विद डिसीजन, हम बॉस का रखते हैं। ओके, तो जो तुम बताओ कि तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे फेवरेट कैरेक्टर क्या है, तो वो कहती हैं बॉस का है। एंड इट वॉज वेरी मार्क्डली अंडर दैट एंड साइन दैट शी हैड विद इन अ फ्यू आवर्स। इसके कारण ही कुछ लोगों को उन्होंने क्या किया, कुछ ही घंटे में वो क्या कर चुकी हैं, उनको एनसाइन कर चुकी हैं, कंप्लीटली नॉन प्लान्ड हर कैंपेन एंड रिक्रूटेड हर ट्रूप। और अपनी ट्रूप को वो रिक्रूट करती हैं, उनका जो कैंपेन है उसकी प्लानिंग पूरी तरह से करती हैं। एवरी वर्ड शी अटर्ड वॉज टू द पॉइंट, और एक एक वर्ड जो वो बोलती हैं वो काफ़ी ज़्यादा सोच कर समझ कर, मीन्स पूरा कैरेक्टर है यहाँ पर मिसिज गाय का कि वो किस तरीके से अपने काम को करती हैं। बट नन मोर सो देन आफ्टर अ जनरल सर्वे ऑफ देयर इक्विपमेंट हर फाइनल इंक्वायरी ऑफ शार्लोट। और वो पूरी तरह से सब कुछ अरेंज करती हैं, मैनेज करती हैं, देखती हैं कि कोई कमी ना रह जाए और हम क्या बेटर कर सकते हैं, किस तरह के इक्विपमेंट हमारे पास हैं, कैसा हमारा रिक्रूटमेंट होगा, हमारी ट्रूप होगी, हमारा जो भी इनका मीन्स इतने अच्छी तरीके से वो सब कुछ हैंडल करती हैं। शी हैड बिन लुकिंग अबाउट बट हाफ अपीज, लेकिन अभी भी उनको लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ कमी है। एट द मस्टर ऑफ डेकोरेशन एंड ड्रेपरी, मीन्स वो पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं है, खुश नहीं है डेकोरेशन से, ड्रेपरी से। उनको लगता है कि कहीं इसकी कुछ कमी है और वो नहीं चाहते किसी तरह की कोई भी कमी रहे। वी शैल बी डल, वी शैल वॉन्ट मोर कलर, मुझे ये डेकोरेशन, ये ड्रेपरी, ये सब अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि काफ़ी डल है और मुझे डलनेस पसंद नहीं है, मुझे कुछ और, मुझे कलरफुल चाहिए, मुझे कुछ ब्राइट चाहिए। यू हैव नथिंग एल्स, के तुम्हारे पास कुछ ऐसा नहीं है जिससे हम इस डेकोरेशन को और ज़्यादा, मीन्स हम कुछ डिफरेंट कर सकें, हम कुछ कलरफुल कर सकें। शार्लोट हैड अ थॉट, शार्लोट को एक आइडिया आता है। नो आई हैव सम थिंग्स, नहीं नहीं पर मेरे पास कुछ है। देन वाई डोंट यू ब्रिंग देम, तो फिर तुम उन्हें लेकर आओ ना, जिससे कि हम क्या कर सकें, इस डलनेस को हटा सकें। द गर्ल हेजिटेटेड, अब शार्लोट को थोड़ा हेजिटेशन होता है क्योंकि हम समझ जाते हैं कि उसके माइंड में क्या आइडियाज़ आ रहे हैं, वो क्या दिखाना चाहती हैं, क्या बताना चाहती हैं मिसिस गाय को। वही ज्वेलरी, वही एंटीक पीस जो वो लेकर आई हैं अपनी आंट के यहाँ से एक रेलिक के रूप में, तो वो उनको वो दिखाना चाहती हैं। वुड यू कम टू माई रूम, क्या आप मेरे रूम में आओगे। नो सेड मिसिस गाय, ब्रिंग दैम टू नाइट टू माइंड, तुम उन्हें मेरे रूम में लेकर आओ। सो शार्लोट एट द इवनिंग्स एंड, जब इवनिंग हो जाती है तो शार्लोट क्या करती हैं, आफ्टर कैंडल स्टिक्स हैड फ्लिकर्ड, वो कैंडल लाइट को जलाती हैं थ्रू ब्राउन ओल्ड पैसेजेस बेड वार्ड, और बेडरूम की तरफ अराइव्ड एट हर फ्रेंड्स डोर विद द बर्डन ऑफ हर आंट्स रेलिक्स। जो भी उसके आंट्स के रेलिक्स होते हैं, बिलोंगिंग्स होती हैं, रिमेम्बरेंस होती हैं, वो पूरा इतना सारा सामान होता है। बट शी प्रॉम्प्टली एक्सप्रेस्ड आ फियर, आर दे टू गैरिश, तो वो उन सबको वहाँ पर लेकर आती हैं और उसको लगता है कि पता नहीं ये उन्हें पसंद आएगा नहीं आएगा, ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि ओवर हो जाए, मिस प्रॉम्प्टली एक्सप्रेस्ड, ये कहीं बहुत ज़्यादा ओवर तो नहीं हो जाएगा इनका शो ऑफ, इनका एक्सप्रेशन, ये कुछ ज़्यादा ही ब्राइट तो नहीं हो जाएंगे। टू गैरिश, ओके, और गैरिश की बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं तड़क भड़क वाले तो नहीं हो जाएंगे। When she had poured them out on the sofa, और वो क्या करती है, वो सारे सामान को जो बॉक्स में रखती हैं वो उस सारे बर्डन को वो सोफा के ऊपर डाल देती हैं। मिसिस गाय वॉज बट अ मिनट बिफोर द ग्लास, और वो अपने मैग्नीफायर से, अपने ग्लास से वो क्या करती हैं, इन क्लैपिंग ऑन द
डाइडम, उनको चेक करती हैं और वो क्लैप करती हैं, वो इतना खुश हो जाती हैं उन सब सामान को देखकर, और उनका रिएक्शन क्या होता है, अब फुली जोली, वी कैन डू इवेनो, अरे ये तो इतना अच्छा सामान है, इससे तो हम इवेनो तक को प्ले कर सकते हैं। मीन्स ये जो भी सामान है, अगर हम चाहें तो इवेनो को भी हम यहाँ पर पूरी तरह से, क्योंकि इवेनो एक हिस्टोरिकल नॉवेल है और इवेनो का रोल भी हम इसके थ्रू इतनी अच्छी एक्सेसरीज है कि हम प्ले कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं इवेनो को भी, बट दे आर ओनली ग्लास एंड टिन। हाँ, लेकिन ये जो जिस क्राउन की वो बात करती हैं, ये सब क्या है, ये तो ग्लास का है, टिन का बना हुआ है, मीन्स ये सिर्फ कांच का और टिन का बना हुआ है, और इससे हम इवेनो को कैसे खेल सकते हैं। लार्जर देन लाइफ दे आर रादर, नहीं तुम्हें नहीं पता ये लार्जर देन लाइफ है। तो मिसिस गाय को भी इतना ज़्यादा पसंद आता है वो सब कुछ जो एंटी के बिलोंगिंग्स होती हैं उनकी आंट की, विच इज़ एग्जैक्टली वॉट फॉर टेबल एक्स इज वॉन्टेड, आवर ज्वेल्स फॉर हिस्टोरिक सीन्स डोंट टेल द रियल थिंग्स फॉल्स शॉर्ट। तो यहाँ पर मिसिस गाय के सो रोवेना मस्ट हैव रूबीज एज बिग एज एग्स। जब हम इवेनो प्ले करेंगे, इवेनो की स्टोरी को हम परफॉर्म करेंगे, क्योंकि इवेनो एक नॉवेल था, तो उसमें रोवेना को इतने ही बड़े रूबीज उसके पास होने चाहिए जितने बड़े एग हैं। और इस ज्वेलरी के साथ अवर ज्वेल्स फॉर हिस्टोरिक सीन्स, हम हिस्टोरिकल सीन्स को अच्छी तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। और तुम्हें पता है कि जो रियल थिंग्स होती है वो हमें कम पड़ जाती है, मीन्स हमें ज्वेलरी इस तरह की, जब हम हिस्टोरिकल सीन्स को क्रिएट करते हैं तो हमें रियल ज्वेलरी हमारे पास कम पड़ जाती है। और हमें बिल्कुल हमारे कैरेक्टर के लिए, जब हमें रोएना का कैरेक्टर प्ले करना है तो उसके लिए हमें इतने ही बड़े पर्ल्स चाहिए, इतने ही बड़े रूबी हमें चाहिए। लीव दैम विद मी, तुम इन्हें मेरे पास छोड़ दो। मिसिस गाय कंटिन्यूड, दे इंस्पायर मी, गुड नाइट, और ये मुझे इंस्पायर करेंगे, मीन्स वो इतनी ज़्यादा अट्रैक्टेड हो जाती हैं, ओवरहेल्म्ड होती हैं उस ज्वेलरी को देखकर कि वो कहती हैं शार्लोट से कि तुम बस ये मेरे पास छोड़ दो। उन्होंने जैसे कि कभी इस तरह की ज्वेलरी को एक्सेप्ट ही नहीं किया था। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज इन फैक्ट येट वेरी स्ट्रेंजली इंस्पायर्ड, और नेक्स्ट मॉर्निंग वो वास्तव में ऐसे लगता है जैसे कि कितना ज़्यादा इंस्पायर्ड थी वो उस ज्वेलरी को देखकर, क्योंकि उन्होंने कहा था दे इंस्पायर मी, कि ये मुझे इंस्पायर करेगी कुछ करने के लिए। और नेक्स्ट मॉर्निंग वास्तव में शार्लोट को लगा कि वो कितनी ज़्यादा इंस्पायर्ड हो चुकी थी। यस आई विल डू रोवेना बट आई डोंट माई डियर अंडरस्टैंड, मैं किसका रोल करूँगी, रोवेना का मैं रोल करूँगी। अंडरस्टैंड वोट, और तुम समझती हो ना मैं क्या समझती हूँ। मिसिस गाय गेव अ वेरी लाइटेड स्टेयर, हाउ यू कम टू हैव सच थिंग्स, तुम मुझे ये बताओ कि ये सब कुछ तुम्हारे पास कहाँ से आया, तुम्हें ये ज्वेलरी कहाँ से मिली, मीन्स ये सब तुम्हारे पास आया कहाँ से। पुअर शार्लोट स्माइल्ड, बाई इनहेरिटेंस, ये सब मुझे कहाँ से मिला है, ये सब मेरा इनहेरिटेड है, मुझे ये सब विरासत में मिला है। फैमिली ज्वेल्स, तो ये तुम्हारी फैमिली ज्वेलरी है। दे बिलोंग टू माई आंट, नहीं ये मेरी आंट की है, हु डाइड सम मंथ्स एगो, जिसकी अभी कुछ महीने पहले ही डेथ हुई है। शी वॉज ऑन द स्टेज अ फ्यू ईयर्स इन अर्ली लाइफ, और अपनी अर्लियर लाइफ में उन्होंने कुछ सालों के लिए स्टेज किया है, मीन्स कि वो एक्ट्रेस रही थी। एंड दीज आर अ पार्ट ऑफ हर ट्रैपिंग्स, और ये सब जो भी ज्वेलरी हैं उसी का एक पार्ट है, जब वो एक्ट्रेस रहा करती थी, स्टेज पर परफॉर्म करती थी, तो ये सब मेरी आंट की हैं। शी लेफ्ट देम टू यू, उन्होंने तुम्हारे लिए इन सबको छोड़ा है। नो नहीं, माई कज़न हर स्टेप सन, मेरे कज़िन ने, हु नेचुरली हैज़ नो यूज़ फॉर देम, उसे लगा कि ये सब चीज़ें उसके काम की नहीं है, तो मेरे कज़िन ने ये मुझे दी हैं, मीन्स मेरे जो आंट का स्टेप सन था उसने ये सब चीज़ें मुझे दी हैं। गेव दैम टू मी फॉर रिमेम्बरेंस ऑफ हर, उसकी यादों में कि ये रैलिक है, और मैं ताकि एक याददाश्त के रूप में, मेमोरीज के रूप में इनको अपने पास रख सकूं। शी वॉज अ डियर काइंड थिंग, वो काफ़ी डियर थी मेरे लिए, ऑलवेज सो नाइस टू मी एंड आई वॉज फॉन्ड ऑफ हर, और मैं भी उनको काफ़ी पसंद करती थी, वो हमेशा मेरे लिए काफ़ी अच्छी रही हैं। मिसिस गाय हैड लिसन्ड विद विजिबल इंटरेस्ट, जब शार्लोट इस तरह की बातें बता रही थी तो मिसिस गाय उनका एक एक वर्ड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ सुन रही थी, और वो काफ़ी माइन्यूटली उनको ऑब्जर्व कर रही थी, वॉट एवर शी वॉज टेलिंग
बट इट इज़ ही हु मस्ट बी अ डियर काइंड थिंग। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा कज़न तुम्हारे लिए इतना डियर होगा? जैसे तुम बता रही हो तुम्हारी आंट तुम्हारे लिए डियर हो सकती हैं, तुम्हारे लिए अच्छी हो सकती हैं, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा कज़िन भी तुम्हारे लिए मीन्स इतना ही अच्छा होगा? यू थिंक सो? आप ऐसा सोचते हो? इज ही हर फ्रेंड वेंट ऑन ऑल्सो ऑलवेज सो नाइस टू यू? क्या वो हमेशा ही तुम्हारे लिए इतना अच्छा रहा है? क्योंकि यहाँ पर देखिए मिसिस गाय का कैरेक्टर आ रहा है, वो कितना ज़्यादा चीज़ों को इतना ज़्यादा सस्पिशियस बना रही हैं, इतना एक थ्रिल क्रिएट कर रही हैं, सामने वाले को वो चीज़ें सोचने के लिए मजबूर कर रही हैं जो वो नहीं सोचना चाहता। और वो किस तरीके से उनको शार्लोट को वहाँ पर लाना चाहती हैं, उस पॉइंट पर लाना चाहती हैं कि तुमने कहा तुम्हारी आंट तुम्हारे लिए हमेशा काफ़ी अच्छी रही हैं, उनका बिहेवियर तुम्हारे लिए अच्छा रहा है, काफ़ी नाइस वो तुम्हारे लिए रही हैं, तो क्या तुम्हारा जो कज़िन है वो भी तुम्हारे लिए ऐसा ही रहा है? मीन्स अगर वो तुम्हारे लिए ऐसा नहीं रहा है और एकदम से अब इतना अच्छा बन गया है तो इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ बात है। मीन्स तुम्हारे कज़िन ने तुम्हें एकदम से ऐसे कैसे ये सारी ज्वेलरी दे दी? तो यहाँ पर ये काफ़ी एक थॉटफुल कंसेप्ट है, सोचने वाली बात है कि जो मिसेस गाय इंडिकेट कर रही है इस बात पर कि क्या मीन्स ये कुछ अजीब नहीं लगता कि तुम्हारे कज़िन ने इस तरीके से उठाकर तुम्हें ये सारी चीज़ें ऐसे ही दे दी। Charlotte, at this face to face there with the brilliant visitor in the deserted breakfast room, took a deeper sounding, "What is it?" आप कहना क्या चाहते हैं? मीन्स बात क्या? वॉट इज इट? ये क्या है? ऐसा क्या है? मतलब आप कहना क्या चाहते हो? डोंट यू नो? क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं क्या कहना चाहती हूँ या मेरा क्या मतलब है? समथिंग केम ओवर हर द पर्ल्स। तो उसे हल्का हल्का सा समझ में आ रहा है। मीन्स आप पर्ल्स की बातें कर रही हो, मोती की बात कर रही हो, क्योंकि शार्लोट ने भी ऑथर से कहा था कि मुझे ये मोती असली लग रहे हैं, और वही इंडिकेशन उनको मिसिस गाई से भी मिल रहा है कि क्या तुम्हें नहीं पता मैं क्या कहना चाहती हूँ? ये पर्स क्या है? ये नकली नहीं है, ये असली है, ये असली हार है। बट द क्वेश्चन फेंटेड ऑन हर लिप्स। लेकिन वो पूरी तरह से अपनी बात नहीं कह पाई क्योंकि उसने डिसाइड किया था कि वो कुछ नहीं कहेगी। डजंट ही नो? क्या उसको ये बात नहीं पता? शार्लोट फाउंड हर सेल्फ फ्लशिंग, दे आर नॉट पेस्ट। मीन्स आप ये कहना चाहती हैं कि ये नकली मोती नहीं है, ये हार रियल है। हैवंट यू लुक्ड एट देम? क्यों तुमने नहीं देखा उनको? तुमने तो देखा होगा ना वे मोती, तुम्हें कैसे लग रही है? शी वॉज कॉन्शियस ऑफ टू काइंड ऑफ एम्बेरसमेंट। अब समझ नहीं आता शार्लोट को, क्योंकि जब उसने ये बात ऑर्थर से कही थी उसको काफ़ी बुरा लगा था। उसके बाद उसने सोच लिया था कि इस सब्जेक्ट पर वो कभी बात नहीं करेगी। ऑर्थर ने कहा था कि ये नकली हैं और अगर ये असली होते तो उनकी मदर उनको कब का बेच चुकी होती। और तुम्हें लगता है कि ऐसा है? वेरी केयरफुली, हाँ मैंने उनको ऑब्जर्व किया है, मैंने देखा है और मुझे तो यही लगता है कि वो रियल हैं। एंड दे आर रियल? रियली में आपको लगता है कि वो रियल है? मिसेस गाय बिकेम स्लाइटली मिस्टिफाइंग। और यहाँ पर देखिए कितना ज़्यादा वो मिस्टीरियस हो रही हैं, चीज़ों को इतनी अच्छी तरीके से मिस्टिफाई कर रही हैं। एंड रिटर्न फॉर ऑल आंसर, कम अगेन, तुम ना मेरे पास दोबारा आना। व्हेन यू हैव डन विद द चिल्ड्रन, जब तुम फ्री हो जाओ चिल्ड्रन से, टू माई रूम, तो तुम मेरे रूम में दोबारा आना, तब हम इस बारे में डिटेल में बात करेंगे। अवर यंग वुमन फाउंड शी हैड डन विद द चिल्ड्रन, और जैसे वो चिल्ड्रन से फ्री होती हैं दैट मॉर्निंग with a promptitude that was a new joy to them, and when she reappeared before Mrs. Guy, this lady had already encircled a plump white throat with the only ornament. अब शार्लोट जैसे ही उन्होंने कहा था कि जब तुम बच्चों से फ्री हो जाओ, सब खाली हो जाओ तो मेरे रूम में आना, शार्लोट क्या करती हैं कि बच्चों से फ्री होने के बाद वो उनके रूम में जाती हैं और क्या देखती हैं कि मिसिस गाय ने वो उन सब सामानों में से सिर्फ उस नेकलेस को क्या किया हुआ है, एंड सर्किल किया हुआ है अपने वाइट थ्रोट पर। उसको एक ओनली वो ऑर्नामेंट था, वो उन्होंने उसको पहना हुआ था। इन ऑल द लेट मिसिस प्राइम्स द इफेस्ट मिस ब्रेड शॉज कलेक्शन, और जो भी उनके पास काफ़ी कलेक्शन था, काफ़ी, जैसे कि मिसिस प्राइम का था, मिस ब्रैडशा का था, इन द लीस्ट क्वालिफाइड टू रेज अ क्वेश्चन, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक वही ऑर्नामेंट अपने गले में पहना हुआ था।
इफ शार्लोट हैड नेवर येट वंस, शार्लोट ने ऐसा कभी नहीं किया था शीशे के सामने इस तरह से खड़े होकर टाइट द स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स अबाउट हर ओन नेक। और अगर वो कभी ऐसे, उन्होंने कभी भी उसको इस तरीके से अपने गले में उसकी स्ट्रिंग को बांधा नहीं था, उस नेकलेस को उन्होंने कभी नहीं पहना था। दिस वॉज बिकॉज शी हैड बीन कैपेबल ऑफ नो सच कंडेसेंशन टू अप्रूव्ड इमिटेशन, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो इतनी कैपेबल हो कि अपनी आंटी को इस तरीके से इमिटेट करें, ऐसे जो उनकी आंटी का था इस तरीके से वो पहन कर देखे। तो कभी उन्होंने इतनी हिम्मत नहीं की थी उस हार को अपने गले से लगाने की, उसे इस तरह से डोरी से बांधने की। बट शी हैड नाउ ओनली टू लुक एट मिसिस गाय टू सी दैट, लेकिन अब वो क्या कर रही थी, सिर्फ उनके पास ये ऑप्शन था कि वो मिसिस गाय को देख सकें कि वो किस तरीके से उस हार को पहन रही थी। शो डिस्पोज्ड द एम्बिगियस ऑब्जेक्ट माइट हैव पास्ड फॉर फ्रैंक ओरिजिनल, एंड नो डाउट ये उनको कैसा लग रहा था, पूरी तरह से ये ओरिजिनल था। वॉट इन द वर्ल्ड हैव यू डन टू दैम, तुमने आखिर इनके साथ क्या किया है। देखो ये कितने ओरिजिनल हैं, लेकिन तुमने इनके साथ करा क्या है। जो ये पर्स, मिसिस गाय इतना ज़्यादा अट्रैक्टेड होती हैं उस नेकलेस से कि वो जैसे कि नाराज़ होती हैं और पूछती हैं शार्लोट से कि तुमने आखिर इनका, तुम्हारे पास ये कब से हैं, महीनों से हैं, तुमने जब से अब तक इनके साथ क्या किया है। ओनली हैंडल दैम, बस मैंने तो इनको संभाल कर रखा है। अंडरस्टूड दैम, इनको समझने की कोशिश की है। एडमायर दैम, इनकी तारीफ़ की है, इनको मीन्स अप्रिशिएट किया है। पुट दैम ऑन, और उन्हें अच्छी तरीके से मैंने रखा है, और मैंने कुछ नहीं किया। दैट्स वॉट पर्ल्स वॉन्ट, और यही तो पर्ल्स चाहते हैं, मोती यही तो चाहते हैं कि हम उन्हें क्या करें, अच्छी तरीके से उनको अप्रिशिएट करें, उनको संभाल कर रखें। दे वॉन्ट टू बी वॉन्ट, कि कहीं वो क्या ना हो जाए, बेकार ना हो जाए। इट वेक्स दैम अप, और उनको ये क्या करता है, उनको ये जगाता है, उनको ये मीन्स यहाँ पर मिसेस गाय कह रही है कि तुमने अब तक इनके साथ क्या किया है, तुमने सिर्फ इनको संभाल कर रखा है, इनको समझा है, इनको अप्रिशिएट किया है, और तुम्हें लगता है कि बस पर्ल्स को यही चाहिए। दे वॉन्ट टू बी वॉर्न, इनको क्या करना चाहिए, इनको हमें पहनना चाहिए। मीन्स ये जो पर्ल्स हैं ये क्या सिर्फ इसी के लिए बने हैं, क्योंकि जब हम इनको पहनते हैं तो ये सिर्फ रखने के लिए नहीं है। जब हम इनको पहनते हैं ये पहनने के लिए होते हैं, और तो ये इनको जगाता है, अदरवाइज ये क्या हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। इट वेक्स देम अप, दे आर अलाइव, और देखो इनको पहनने से क्या हो गए हैं, ये जाग गए हैं, मीन्स ये सच्चे लगने लगे हैं। डोंट यू सी, क्या तुम्हें नहीं दिखाई देता कि ये कितने ज़्यादा अलाइव लग रहे हैं। हाउ हैव दीज बीन ट्रीटेड, तुमने इनको किस तरीके से ट्रीट किया है। मीन्स ये जिंदा थे, तुमने इनको दफन कर दिया, क्योंकि तुमने इनको बांध कर रख दिया, तुमने इनको दबा दिया। दे मस्ट हैव बीन बरीड, इग्नोर्ड, डिस्पाइज्ड, और तुमने क्या किया, क्या इनको तुम्हें बरी करना था, क्या तुमने इनको इस तरह से दफना देना था, इनको इग्नोर करना था, इनको इस तरह से हेट करना था। मीन्स तुमने इनकी कदर नहीं की। ये इतना ज़्यादा, ये पर्स इतने ज़्यादा लाइवली थे या जिंदा थे, लेकिन तुमने क्या किया, इनकी इंसल्ट की, इनको डिस्पाइज किया, इनको इग्नोर किया, इनको दबा दिया, इनको दफना दिया, और डेड समझकर, जबकि ये रियल है, ये जिंदा हैं। तो यहाँ पर इस स्पीच से पता चलता है कि मिसिस गाय कितना ज़्यादा क्रेजी हो चुकी हैं उस नेकलेस के लिए, और वो इतना एन्चांटेड लग रहा है उनको कि वो चाहती हैं कि बस उसको हम अब उठाकर ना रखें, ये सिर्फ पहनने के लिए है, और जितना ज़्यादा हम इसको पहनेंगे ये उतना ही ज़्यादा जिंदा होते चले जाएंगे मोती। और इनको ये दफनाने की चीज़ नहीं है, इनको ये प्यार करने की चीज़ है, इनको ये ना कि नफ़रत करने की, इनको इग्नोर नहीं करना है। तो जब वो इस तरह की बातें बता रही हैं, ये नेकलेस का यहाँ पर पूरा मेंशन है, जो उनकी थिंकिंग है उस नेकलेस के बारे में। देवर हाफ डेड, तुमने क्या कर दिया, तुमने इनको डेड कर दिया, और ये हाफ डेड थे, ये आधे मरे हुए थे। डोंट यू नो अबाउट पर्स, क्या तुम्हें जानकारी नहीं है पर्स के बारे में, कि पर्स को जितना ज़्यादा पहना जाता है, जितना उसको यूज़ किया जाता है, वो उतना ही ज़्यादा जिंदा रहते हैं। लेकिन तुमने क्या कर दिया, तुमने इनको डेड कर दिया। मिसिस गाय थ्रू ऑफ एज शी फॉन्डली फिंगर्ड द नेकलेस, और उन्होंने उसको उछाला और उसको ऐसे फेंका। हाउ शुड आई डू यू, मैं क्या कर सकती, मैं क्या कर सकती हूँ, मिस मुझे इनको, इनके साथ क्या करना चाहिए। एवरीथिंग, सब कुछ, तुम सब कुछ कर सकती हो। दीज वर सिंपली अस्लीप, ये बस मोती सोए हुए थे। एंड फ्रॉम द मोमेंट आई रियली टच्ड दैम, और जैसे ही मैंने
उनको छुआ, जिस पल मैंने इनको छुआ, वेल सेड देयर वेयर लविंगली, इट ओनली टुक वंस आइज। और जैसे ही मैंने इनको छुआ, उससे मतलब कि जो उन्होंने वो पहना हुआ था इतने प्यार से, तो इन्होंने फ़ौरन मेरी नज़रों को पकड़ लिया। मीन्स नज़रें पकड़ने से मतलब कि अब मेरी नज़र इनसे हटती ही नहीं है। ये इतने ज़्यादा सुंदर हैं, इतने लाइव हैं, इतने अच्छे लग रहे हैं कि अब बस मेरा मन करता है मैं इनको देखती रहूं। और यहाँ पर उनकी जो क्रेजीनेस है उस नेकलेस के लिए, कि वो किसी भी ऐसे लग रहा है जैसे कि उनका ये कहना, उन्होंने जिस तरह से उसे पहना हुआ है और वो इतना फॉन्डली, इतना प्यार से उन पर अपनी फिंगर को वो उन पर रख रही हैं। तो यहाँ लगता है कि मिसिज़ गे किसी भी कीमत पर, किसी भी कंडीशन में वो उस नेकलेस को अब छोड़ना नहीं चाहती, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर कहा है कि अब मेरी इनसे नज़र ही नहीं हटती। मीन्स मैं इन्हें अपनी नज़रों से अब दूर नहीं कर सकती इन पर्ल्स को। ये इतना सुंदर नेकलेस है। It took more than mine, though I did just wonder, and then Arthur's Charlotte brooded, Charlotte ने को भी लगा था कि हाँ, जब उन्होंने भी इसको फर्स्ट टाइम देखा था तो उनको भी ये काफ़ी अट्रैक्टेड लगा था, ऑर्थर को भी ऐसा लगा था और उन्हें भी लगा था कि ये सब, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि वो किस तरीके से उनको कैसे बताएं। शी फाउंड हर सेल्फ ऑलमोस्ट पेंटिंग। उनको लगा कि जैसे कि वो क्या कर रही हैं, मीन्स उनकी सांसें काफ़ी तेज चल रही हैं, वो ठीक से बता नहीं पा रही हैं। देन देयर वैल्यू, फिर जब वैल्यू की बात आई, क्योंकि वो सब कुछ इतना बुरा लगा था ऑर्थर को कि अब उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो किस तरीके से उनको बताएं कि जब उन्होंने उस नेकलेस को फर्स्ट टाइम देखा था, उन पर्स को फर्स्ट टाइम देखा था, तो सेम उनका भी यही रिएक्शन था। उनको भी वो क्या लगे थे, काफ़ी वर्दी लगे थे, अट्रैक्टेड और रियल लगे थे, ओरिजिनल लगे थे। ओह देयर वैल्यूज़ एक्सीलेंट। हाँ, और इनकी कीमत, तुम इनकी कीमत की बात कर रही हो, इनकी जो वैल्यू होनी चाहिए वो तो एक्सीलेंट होनी चाहिए, क्योंकि ये इतने सुंदर हैं, इतने रियल हैं कि मुझे नहीं लगता कि आजकल के टाइम में इस तरह का नेकलेस कहीं भी मिलेगा। और ये एंटीक पीस है तो इनकी वैल्यू भी एक्सीलेंट होनी चाहिए। The girl, for a deep moment, took another plunge into the wonder, the beauty, mystery of them. Are you sure? और इतने अच्छे तरीके से मिसेस गाई ने उस नेकलेस को प्रेजेंट किया, उसको डिस्क्राइब किया शार्लोट के सामने। वो काफ़ी ज़्यादा क्या लग रहा था, वंडर लग रहा था, एक ब्यूटी मिस्ट्री थी सब कुछ शार्लोट के लिए। क्या तुम श्योर हो? क्या इनकी वैल्यू एक्सीलेंट है? हर कंपेनियन व्हील्ड राउंड फॉर impatience. Show, for what kind of an idiot, my dear, do you take me? तुम्हारा कजिन कितना ज़्यादा स्टूपिड है। मीन्स उनको लगता है कि जो जिसने भी इनकी वैल्यू नहीं समझी वो सिर्फ क्या है, वो एक स्टूपिड है। और तुम्हें लगता है कि मैं स्टूपिड हूँ, मीन्स आई एम नॉट एन इडियट। वट काइंड ऑफ एन इडियट माई डियर डू यू टेक मी? तुम्हें लगता है कि मैं स्टूपिड हूँ अगर मैं इस तरह की बात कर रही हूँ? एम आई एन इडियट? It was beyond Charlotte Prime to say, for the same kind as Arthur and as myself. क्योंकि उसको लगा था कि जब उसने ऑर्थर से ये बात कही थी कि शायद वो इडियट है या शायद वो नहीं समझदार थी, जब उसे लगा कि नेकलेस असली है। शी कुड ओनली सजेस्ट, बट माई कजिन डिडंट नो। लेकिन मेरा तो कजिन नहीं जानता था। ही थिंक्स दे आर वर्थलेस। उसने तो कहा कि ये क्या है, वर्थलेस है, इनकी कोई कोई इनकी वैल्यू नहीं है, इनकी कोई वर्थ नहीं है, ये नकली हैं। बिकॉज ऑफ द रेस्ट ऑफ द लॉट, क्योंकि उसके पास सारे ही नकली होंगे, और क्योंकि जितने भी उसके पास एक्सेसरीज होंगी तो उनके कारण उसने ऐसा कहा होगा। देन योर कजिन्स इज एन एस। और तुम्हारा कजिन क्या है? वो भी एक इडियट है, वो स्टूपिड है, वो एस है। बट वॉट इफ एज आई अंडरस्टूड यू, लेकिन जितना मैं तुम्हें समझती हूँ, ही गेव दैम टू यू, उसने अगर ये तुम्हें दिए हैं, हैड ही टू डू विद इट, कि उसे उसका इनसे कोई लेना देना नहीं था। इतना तो मैं समझ गई हूँ कि तुम्हारा भाई स्टूपिड है, उसने ऐसे ही तुम्हें इनको पकड़ा दिया, उसका इनसे कोई भी अटैचमेंट नहीं है, वो नहीं जानता इनकी वैल्यू के बारे में। वाई इफ ही गेव दैम टू मी एज वर्थलेस एंड दे टर्न आउट प्रीशियस, तो अब मैं क्या करूं, क्योंकि उसने तो मुझे ये सोच कर दिए हैं कि इनकी कोई वैल्यू नहीं है, ये वर्थलेस हैं। और अब जब मुझे पता चल रहा है कि ये काफ़ी प्रीशियस हैं, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? यू मस्ट गिव दैम बैक। अब यहाँ पर मिसिस गाय उनको एडवाइस देती हैं शार्लोट को कि अब तुम ऐसे करो, तुम अपने कजिन को ना इनको वापस कर दो।
इनको उसे लौटा दो। आई डोंट सी दैट इफ ही वॉज सच अ फूल, अब वो इतना तो फूल नहीं होना चाहिए। ही टुक द रिस्क, कि उसने रिस्क लिया है, उसने इतनी प्रेशियस ज्वेलरी को ऐसे ही जाने दिया और इसे बेकार समझकर तुम्हें दे दिया। मुझे तो नहीं लगता कि अब वो और ज़्यादा रिस्क ले, क्योंकि वो ऑलरेडी रिस्क ले चुका है और उसने जिस तरह का रिस्क लिया है वो उसके लिए ठीक नहीं है। शार्लोट फेड इन फैंसी